वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम में होता है हेरेडिटी, हेरेडिटी। वातावरण में इन्वायरमेंट। हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण। शारीरिक एवं मानसिक गुणों को, शारीरिक और मानसिक गुण, ये गुण को अगर माता पिता से बच्चा में संचरण होता है, मतलब बच्चा में आ जाता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक गुण हो, दोनों अगर माता पिता से सीधे बच्चा में आता है तो उसे कहते हैं वंशानुक्रम। शारीरिक और मानसिक गुण माता पिता से सीधे बच्चा में आता है। कैसे आता है, इसको तो वंशानुक्रम कहता है। कैसे गुण आता है बच्चा में, तो गुण के वाहक है, गुण के वाहक होता है जीन्स के द्वारा माता पिता से बच्चा में आता है गुण, जीन्स के द्वारा। बाल विकास, बालक का विकास करना है तो वंशानुक्रम, गुण, वातावरण। वातावरण का मतलब होता है या माता पिता से बात सीखे, या घर परिवार से सीखे, या लड़का से सीखे, या भीड़ में से कहीं भी सीखे, वातावरण है जो जन्म के बाद सीखा जाता है ना। वंशानुक्रम का होता है वो माता पिता से गुण सीधे बच्चा में आता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। जो गुण आता है उसको जीन के द्वारा आता है, जीन के द्वारा। वंशानुक्रम को ही आनुवांशिकता कहते हैं। तो वंशानुक्रम, गुण, वातावरण, इससे बालक का विकास होता है। कहीं कहीं वंशानुक्रम को प्राकृतिक भी दे सकता है। जब वंशानुक्रम प्राकृतिक है, माता पिता से आता है, बच्चा होता है प्राकृतिक रूप से, और वातावरण जो है बाद में आता है, इसलिए जन्म के बाद आता है, इसे पोषण कहते हैं, पोषण। वंशानुक्रम को कहीं आनुवांशिकता भी एक है। जब प्राकृतिक गुण पोषण या वंशानुक्रम गुण वातावरण, तो बालक के विकास का सूत्र है। वह इसलिए वुडवर्थ ने इसको खोज किया था, है ना। इस सूत्र जो दिया, सूत्र वुडवर्थ, वही सूत्र यहाँ लिखल है। बालक का विकास जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल दोनों होता है, दोनों का गुणनफल होता है। किसने कहा था, तो वुडवर्थ ने कहा था। कह रहा है मानव का विकास करना है, उसके संदर्भ में आनुवांशिकता और पर्यावरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण जो है, इसकी भूमिका बारे में कौन सा कथन सही है, ताकि मानव के विकास हो सके है। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से विकास हो सकता है, कथन बताए कौन सही है। या केवल आनुवांशिकता केवल लग गया तो गलत है। केवल वातावरण से विकास प्रभावित होता है, वातावरण से भी विकास प्रभावित होता है, आनुवांशिकता से भी विकास को प्रभावित होता है, लेकिन केवल लगे इसलिए गलत है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक जटिल तरीके से विकास को प्रभावित करते हैं, सही है। विकास में आनुवंशिकता का प्रभाव स्थिर होता है, जबकि जिसे बदला नहीं जा सकता, गलत है। विकास में आनुवंशिकता का प्रभाव स्थिर नहीं होता है। वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक क्या कहलाते हैं, तो वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक होता है, एक माता पिता से सीधे आता है, वास्तविक वाहक सीधे बच्चा में आता है, वो जीन के द्वारा आता है। प्रकृति पोषण, प्रकृति से आता है आनुवांशिकता, और पोषण जो है वातावरण से आता है। वही है प्राकृतिक गुण पोषण, इससे बाल विकास होता है। तो प्राकृतिक गुण पोषण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो प्राकृतिक हो गया आनुवांशिकता, और पोषण माने जो होता है पर्यावरण, या पोषण माने होता है वातावरण है ना। यही है आंसर। कह रहा क्वेश्चन है, बीज में क्या होता है, बीज से आदमी वृक्ष बनता है, तो बीज में वृक्ष बनने के संभावना नहीं होता है, बीज से न वृक्ष बनता है। ये कौन बात बोला था। अब वृक्ष बनेगा तो लकड़ी देगा, लकड़ी के अंग्रेजी में वुड बोलते हैं, वुडवर्थ बोला था। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम का व्यक्ति की जन्मजात होता है, अब व्यक्ति के जन्मजात होने का इसलिए विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये बात बोला था भी एन झा बोला था।
वंशानुक्रम के नियम भी होता है। वंशानुक्रम के नियम भी होता है। कौन कौन होता है सुनो। वंशानुक्रम के नियम है 3 गो। समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम से पता चलता है, नाम में आंसर है समानता। अब माता पिता गोर है तो बेटा भी गोर, माता पिता लंबा है तो बेटा भी लंबा होगा, यानी सब चीज में समानता होगा। ठीक माता पिता जैसे संतान होता है। माता पिता जैसे संतान होना समानता का नियम है। माता पिता अच्छा है तो बेटा भी अच्छे होगा। भिन्नता का नियम बोलता है कि समान होगा लेकिन कुछ समान होगा, कुछ भी अलग होगा। जैसे भिन्नता का कुछ भिन्न आएगा, माता पिता लंबा रहेंगे लेकिन बेटा भी लंबे होगा, यहाँ समान हो गया। लेकिन माता पिता गोर है लेकिन बेटा काला हो जाएगा, तो भिन्नता हो गया कुछ। वही कह रहा, कुछ गुण और कुछ गुण अलग, कुछ गुण समान तो कुछ गुण अलग होता है ना। जैसे माता पिता लंबा है तो बेटा भी लंबा हो गया, और माता पिता गोर है तो बेटा काला हो गया, तो इसलिए यहाँ पर भिन्नता का नियम है। अब प्रत्यागमन का नियम कहता है माता पिता से बिल्कुल अलग। माता पिता लंबा है तो बेटा नाटा हो गया, माता पिता गोर है तो बेटा काला हो गया, तो एकदम अलग हो गया, उससे प्रत्यागमन का नियम कहता है। माता पिता के बिल्कुल विपरीत संतान होना, यही है वंशानुक्रम के नियम। 3 नियम, समता, भिन्नता, प्रत्यागमन। वंशानुक्रम का कौन सा नियम है बताता है कि संतान में अगर संतान बच्चा पैदा हुआ उसे माता पिता के विपरीत गुण पाया जाता है, तो विपरीत गुण पाया जाता है संतान में, वो तो प्रत्यागमन का नियम। लॉ ऑफ रिजरेशन प्रत्यागमन के नियम में कर है वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो समानता का नियम है यह है, भिन्नता का नियम है यह है, प्रत्यागमन का नियम है, अभिप्रेरणा का नियम नहीं, यही आंसर है, सही नहीं है। बीज कोश के निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था, तो बीज कोश के निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन ने बोला था। बीजमैन, बीज से बीज कोश, बीज से बीजमैन। बीज से वृक्ष बनता, वो बोर्ड वर्ष बोला था वृक्ष, एक वृक्ष लाभ बनता। ये बीज बीज कोशों की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन दिया था। अब सवाल उठ रहा है कि बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत दिया था बीजमैन। ये बीज कोश क्या होता है, बीज से बीजमैन। बीज कोश यही होता ना है कि शरीर का निर्माण करने वाला जो बीज कोश होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। ये बीज कोश हमरा से दूसरा में और दूसरा से फिर तीसरा में जाते रहता है। ये बीज कोश कभी नहीं होता है, और उसी तरह से शरीर बनते रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहता है। वही कहा, शरीर का निर्माण करने वाली बीज कोश से बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहता है। बीजमैन ने बोला था बीज कोश के बारे में। उपार्जित गुण का असंचरण का सिद्धांत बीजमैन ने बोला था। बीजमैन, वही बीजमैन ने बीज कोश भी बोला, बीज कोश के बारे में मैं बोला, और वही उपार्जित गुण का असंचरण का सिद्धांत बीजमैन ने बोला। इसका अर्थ होता है कि उपार्जित गुण का संचरण नहीं होता है, असंचरण होता है। जो जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, ये जरूर नहीं कि उसका बाल बच्चा भी आगे तो अच्छा क्रिकेट खेलेगा। यही है उपार्जित गुण जो बीजमैन ने बोला था। बीजमैन, उपार्जित गुण का अगर उपार्जित गुण असंचरण हो रहा है, हमने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा रहा तो बीजमैन, और अगर वही संचरण हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है तो लेमार्क बोलता है। लेमार्क, जिराफ का एग्जाम्पल देखिए, लेमार्क बोला था। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया था, तो जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन जी ने दिया था। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन बोलता। गाल्टन ये भी बोला हम जीव सांख्यिकी का सिद्धांत दे रहे हैं, उसके अलावा बालक में गुण का हस्तांतरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वज से भी आता है। गाल्टन बोला कि हम देख जीव सांख्यिकी का सिद्धांत दे रहे हैं, और तो बच्चा में जो बालक का गुण आता है, बच्चा का बालक गुण, आप सोच रहे हैं कि माता पिता से, केवल माता पिता से नहीं बल्कि माता पिता के पहले वाला पूर्वज से भी आता है बच्चा में गुण। मेंडल का सिद्धांत किसने दिया था, मेंडल ने सफेद चूहा और मटर पे किया था। सफेद चूहा और मटर पर किया था, मेंडल का सिद्धांत कहते हैं इसको।
सफेद चूहा, काला चूहा नहीं, सफेद चूहा और मटर पर मसमेटर मसमेंडर। मनुष्य में गुणसूत्र 23 जोड़ा आता है, पुरुष में 23 जोड़ा, महिला में भी 23 जोड़ा आता है। अंतिम 23 जोड़वा होता है 21वां XY, पुरुष में XY, महिला में XS होता है। 46 को दोनों मिलाकर 46 को होता है गुणसूत्र 23 जोड़ा। लड़का के लिए XY, लड़की के लिए XS। बीज कोष का निरंतरता का स्नान, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। बीज कोष का कंटिन्यूटी माने बीज कोष की निरंतरता। तो बीज कोष को बीज मैन ने दिया था, बीज मैन ने दिया, बीज मैन। अर्जित गुण, जो गुण अर्जित कर लिए हैं और वही गुण वितरण हो रहा है, हस्तांतरित हो रहा है आने वाले पीढ़ी में। तो लैमार्क जी बोले, लैमार्क बोले, लैमार्क। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि या वृद्धि एक है, इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ। अभिवृद्धि या वृद्धि ये केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन होता है, केवल शरीर में परिवर्तन होता है। मूर्त होता है, मूर्त में दिखाई देता है। मापन संभव होता है, इसको माप सकते हैं। जैसे हाथ की लंबाई, शरीर की लंबाई 5 फीट 6 फीट माप सकते हैं, इसलिए मापन संभव है। केवल मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक मतलब के 10 kg 5 kg जो केजी और इंच फिंच लगा रहता है वो मात्रात्मक होता है। तो मापेंगे तो जायज, मापेंगे करेंगे तो मात्रात्मक होगा 10 फीट 6 इंच। तो केवल कहा, केवल मात्रात्मक होता है। एक समय के बाद रुक जाती है, एक समय के बाद रुक जाती है। थोड़ा मतलब कि हाथ बढ़ते बढ़ते 10 फीट 20 फीट 100 फीट होता ना, या शरीर की ऊंचाई बढ़ते बढ़ते बहुत लंबा होता ना, एक समय के बाद रुक जाती है। दिशा निश्चित नहीं होता, इसका दिशा निश्चित नहीं होता, जिधर उधर बढ़ सकती है। तो अभिवृद्धि अभिवृद्धि का है, केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन होने वाला चीज को कहते हैं। मूर्त होता है, माप सकते हैं, मात्रात्मक होती है, एक समय के बाद रुक जाती है, दिशा निश्चित नहीं होती है, उससे कहते हैं वृद्धि। अवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन होना ही कहलाता है वृद्धि। अब विकास देखते, विकास। वृद्धि तो केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। विकास डेवलपमेंट, विकास बहुआयामी होता है। नैतिकता में विकास, पैसा कौड़ी में विकास, शरीर भी बढ़ रहा है तो भी विकास से हो रहा है ना। लेकिन बहुआयामी होता है विकास, कहता है कैसा होता है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास में भी कई प्रकार का होता है। कौन कौन विकास होता है जब बहुआयामी है, तो सुनिए आगे। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास है पहला, इसमें बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। बौद्धिक माने संज्ञानात्मक ज्ञान, ज्ञान कहाँ होता है, बुद्ध दिमाग होता है, दिमाग को कहते हैं बौद्धिक क्षमता का विकास। बौद्धिक क्षमता का विकास से जुड़ा हुआ है, तब जाकर ज्ञान होगा। और बौद्धिक क्षमता बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि तर्क करना, चिंतन करना, समस्या का समाधान के गुण शामिल होता है। अगला है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास। समाज में रहने वाला जो रिश्ता नाता से संबंध, मूल्य आदि गुण शामिल होता है। रिश्ता नाता से संबंधित, संबंध से, मूल्य से, रिश्ता नाता में, संबंध में, मूल्य में जो विकास होता है सामाजिक विकास कहते हैं। अगला है संवेगात्मक विकास। इस संवेगात्मक मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास में आता है, संवेग है तो संवेग और भावना शामिल आता है। संवेग और भावना मतलब विकास हो रहा है तो संवेगात्मक विकास कहलाएगा। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास में भाषा कौशल मतलब टेक्निक भाषा कौशल का विकास हो रहा है, तो भाषा कौशल का विकास हो रहा है, तो समझिए कि भाषा विकास में आ गया। अगला विकास का भाग है नैतिक विकास। मोरल में होता है नैतिक, मोरल में नैतिक विकास। नैतिक में क्या होता है, सही और गलत के बीच का निर्णय लेना। सही और गलत के बीच का निर्णय लेते हैं तो नैतिक विकास कहते हैं। इस प्रकार विकास के देख लिए कितना भाग होता है। अब विकास के मतलब क्या होता है सुनिए। विकास वृद्धि का उल्टा होता है।
वृद्धि एक काव्य केवल शारीरिक परिवर्तन होता है और जब विकास बहुआयामी होता है। वृद्धि होता है मूर्त होती है और विकास होता है अमूर्त होती है अमूर्त। वृद्धि को माप सकते हैं तो अब विकास को मापना संभव नहीं है। वृद्धि निश्चित दिशा में होता है। वृद्धि जो होता है अनिश्चित दिशा में होता है, जबकि विकास की दिशा निश्चित होता है। निश्चित बहुआयामी अमूर्त मापना संभव नहीं है। विकास की दिशा निश्चित होती है, उसे विकास कहते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत देखते हैं। विकास के दिशा का सिद्धांत बोलता है तो दिशा जो निश्चित होता है, दिशा निश्चित होता है। जो दिशा में विकास होता है उसकी दिशा निश्चित होता है। विकास बहुदिशीय होता है। विकास का दिशा निश्चित होता है, इसलिए विकास बहुदिशीय होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है। अब विकास बहुआयामी है तो बहुदिशीय हो गया, दिशा में तो बहुदिशीय होगा। विकास बहुदिशीय होता है, दो भाग में बहुदिशीय होता है। एक शीर्षगामी बोलते हैं जिसको सेफालो कॉडल कहते हैं। दूसरा समीप दूरस्थ अधोगामी बोलते हैं। प्रॉक्सी मोडी स्टाल। शीर्षगामी शीर्ष, नामे में आंसर है, शीर्ष से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर या सिर को चोटी बोलते, चोटी से पैर के नीचे एड़ी होता है। एड़ी सिर से पैर या चोटी से एड़ी, उससे शीर्षगामी विकास के बहुउद्देशीय भाग है। दूसरा भाग है समीप दूरस्थ या अधोगामी, माने समीप से अधोगामी, माने केंद्र से बाहर की ओर। जैसे हाथ का विकास होगा तो केंद्र से बाहर की ओर हाथ का विकास होगा। पहले केंद्र होगा तब बाँह बनेगा, तब केंहरी बनेगा, और यही होगा तब उंगली बनेगा। उसी तरह केंद्र से बाहर की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर समीप दूरस्थ अधोगामी विकास में आता है। विकास जो है, विकास निरंतर का सिद्धांत आता है। विकास के निरंतरता का सिद्धांत या सतत विकास में लगातार विकास होता रहता है। जैसे गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत चलता रहता है विकास। कभी चोरी करने के लिए सीख जाएगा तो कभी चोरी न करने के लिए सीखेगा। कुछ न कुछ सीखते रहता है जिंदगी में, उसका विकास से हो रहा है। इसलिए गर्भाधान से लेकर के विकास, पेट में रहता तब से पैर हाथ सब विकास होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है विकास। इसलिए विकास जो है निरंतरता का सिद्धांत या सतत विकास होता है। विकास का अंतर संबंध का सिद्धांत। विकास का अंतर संबंध का सिद्धांत क्या होता है? विकास जो होता है बहुत सारा एक दूसरे से संबंधित रहता है। जैसे नैतिक संबंध होगा शरीर के विकास से, माने एक दूसरे से संबंधित रहता है। विकास का सभी पक्ष आपस में जुड़ा रहता है। विकास होने वाला जितना पक्ष है उस सभी के सभी पक्ष आपस में जुड़ा रहता है। जैसे शरीर में बुखार लग गया तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो जाहिर सी बात है बुखार लगने वाला शरीर पर का प्रभाव पढ़ने में मन नहीं लग रहा, दिमाग पर असर पड़ रहा है, यानी कि जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। यही विकास का सभी पक्ष आपस में जुड़ा रहता है, उसे कहते हैं विकास का अंतर संबंध। एक दूसरे से संबंध रखना है, प्रभावित करता है, अंतर संबंध का विकास का सिद्धांत कहते हैं। विकास की भविष्यवाणी या पूर्वानुमान का सिद्धांत। भविष्यवाणी या पूर्वानुमान क्या है? माने विकास जो होता है आने वाला उस चीज़ का विकास होगा कि नहीं होगा उसका हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक लगाए, पूरा नहीं। इस आगे 40 वर्ष में आदमी बूढ़ा हो जाएगा, 40 वर्ष में बाल पक जाएगा, है ना। जितना दिखाई दे रहा है वो 40 वर्ष के बाद नहीं दिखाई देगा, ऐसा पूर्वानुमान लगा सकते हैं। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, इसे कहते हैं विकास की भविष्यवाणी या पूर्वानुमान का सिद्धांत। व्यक्तिगत या व्यक्ति भी विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है? नाम है व्यक्ति जो है प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होती है, वही व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है ना। सिद्धांत को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ विभिन्नता को बोलते हैं इंडिविजुअल। विभिन्नता माने होता है
व्यक्तिगत होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, माने इंडिविजुअल तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बोलता है कि सभी के विकास की जो दर है, सभी व्यक्ति के विकास की जो दर है वो अलग अलग होता है। विकास जो है विकास वंशानुक्रम होना चाहिए और वातावरण दोनों होना चाहिए, दोनों का गुणनफल होना चाहिए। वंशानुक्रम और वातावरण ऐसा बोला था वह वुडवर्थ बोला था। विकास का समान से विशिष्ट की ओर सिद्धांत होता है। विकास समान से विशिष्ट की ओर चलता है। समान मतलब का समान जनरल होता है, तब उसके बाद विशिष्ट काम करता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो माँ रोता है तो सब कोई करता है, फिर बोलने लगता है पापा चाचा, वही होगा समान से विशिष्ट की ओर। अगला है विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास का समान प्रतिमान मतलब क्या होता है? समान का मतलब होता है कि बच्चा अगर चलना सीखता है तो पहले ठेवना पर चलेगा, फिर कमर पर चलेगा, फिर खड़ा होकर चलने लगता है। यही हो गया समान प्रतिमान का सिद्धांत है, विकास हो रहा। माने एक बच्चा जो जैसे चलता है वैसे दूसरा बच्चा चलता है, उसी तरह से समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है। विकास का अविलोमीयता का सिद्धांत या अपलटावीपन का सिद्धांत। विकास का अविलोमिता या अपलटावीपन का सिद्धांत। इसमें कहता अविलोमिता मतलब क्या? विकास अगर हो गया तो दोबारा पीछे की ओर जहाँ से शुरू हो तो वहाँ लौट के नहीं आएगा। जैसे शैशवावस्था से विकास बढ़ हुआ बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, तो ये हो गया अविलोमिता हो गया, आगे की ओर गया, पीछे नहीं आएगा लौट के। फिर सोचिए कि किशोरावस्था से बाल्यावस्था बन जाए तो नहीं होगा। वही होगा विकास का अविलोमिता अपलटावीपन का सिद्धांत। भले एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चल जाते हैं और दूसरे से फिर पहले बिंदु पर नहीं लौटते हैं, उसे माने पलटने का गुण नहीं होता है, अविलोपना कहते हैं उसको। लेकिन विकास में परिवर्तन का गुण होता है। भले दोबारा नहीं लौटाएंगे अपनी जगह पर, लेकिन परिवर्तन का गुण होता है। विकास में परिवर्तन का गुण पाया जाता है विकास में। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को क्या बोलते हैं? बहुत से 20वीं शताब्दी और बहुत से बालक की शताब्दी कहते हैं। ये कौन बात बोला था कि 20वीं शताब्दी में जो बालक जो होता है वो बालक को कौवा सवार होता है। बालक पर कौवा सवार होता है तो कौवा को बोलते हैं क्रो एंड क्रो। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में बन जाता है, क्योंकि 4 से 5 वर्ष में बच्चा स्कूल जाने लगता है, और जब जाने लगता है तो 4 से 5 वर्ष में फाड़ करके एकदम फ्राई करके खाने लगता है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष में बन जाता है, और 4 से 5 वर्ष में क्या होता है? फ्राइड कर खाता है, इसलिए फ्राइड ने कहा था बात। वही शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। शैशवावस्था में बहुत अच्छी तरह से बच्चा लोग सीख जाते हैं, क्योंकि शैशवावस्था में जो बच्चा रहता है यही सीखता है। सीखने का अनोखा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि वैलेंटाइन डे रहता है। जब वैलेंटाइन डे रहता है तो वैलेंटाइन डे पर खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए शैशवावस्था में बच्चा सीख जाता है कि अब खर्चा नहीं करना चाहिए। इसलिए शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। एक कौन बात बोला था? वैलेंटाइन बोला था। वही शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा वैलेंटाइन। वही शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। जीवन का पूरा क्रम जो होता है निश्चित होता है शैशवावस्था द्वारा होता है। ऐसे एडलर बोला था ना, क्रम से आओ और दाना पर लेकर जाओ। एडलर जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है किसके? शैशवावस्था द्वारा होता है। कौन बात बोला था? एडलर। नवजात जो शिशु होता ना है, नवजात शिशु जो जन्म लेता है बच्चा तुरंत, वही नवजात शिशु होता है। उसका मस्तिष्क जो होता है
नवजात शिशु का जो मस्तिष्क जो होता है, दिमाग, वो कोरे कागज के समान होता है। कोरा माने गोरा कागज जिस पर लिखल नहीं रहता कुछ, वो माने कोरे कागज के समान होता है उसका दिमाग। ऐसा जॉन लॉक बोलता है। लॉक बोलता है, जॉन लॉक, कि कोरे कागज के समान होता है नवजात शिशु का दिमाग। जॉन लॉक बोला था ऐसा बात। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है बाल्यावस्था, ऐसा कोल एंड ब्रूस बोला था। अब पीछे पढ़ते शैशवावस्था जो होता है सीखने का अनोखा काल होता है। अनोखा काल होता है, वैलेंटाइन बोला था वो बात। ये है बाल्यावस्था, शैशवावस्था नहीं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ऐसा कोल एंड ब्रूस बोला था। और जॉन लॉक बोला था नवजात का शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज जैसा होता है। किशोरावस्था जो होता है ना, किशोरावस्था, वो बड़ा ही संघर्ष होता है, क्योंकि पढ़ना है लिखना है, तनाव रहता है। संघर्ष तो तनाव होगा करेगा, तनाव होगा तो क्रोध होगा, क्रोध होगा तो विरोध होगा, विरोध होगा कि तो फिर पढ़ के कहने लिया लोग, वही विरोध की अवस्था होता है किशोरावस्था। ऐसा स्टेन हॉल बात है। स्टेन हॉल बोला था, स्टेन हॉल ने। मुझे नवजात शिशु का दिमाग तो कोरे जैसा समान होकर करता है, वो तो हम जान ही रहे हैं। वो बात बोला था कोरे जैसा समान, जॉन लॉक बोला था। जॉन लॉक। लेकिन हाँ, मुझे नवजात शिशु है, लेकिन यही नवजात शिशु दे दो या दे दो। मुझे नवजात शिशु दे दो जी। मुझे क्या दो? मुझे नवजात शिशु दे दो। क्या लगे? वो नवजात शिशु लेकर के मैं उस नवजात शिशु को, मैं उसे मिलेगा नवजात शिशु को डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। और मुझे नवजात शिशु दे देगा तो मेरा बेटा कहलाएगा। और बेटा का मतलब सन या सन होता है, वाटसन, ऐसा बात बोला था। विकास के किस अवस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास के अनोखा काल कहा। किस अवस्था को कहा कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ऐसा बात तो बोला कोल और ब्रूस ने। तो विकास के किस अवस्था को? तो बाल्यावस्था को बोला गया, बाल्यावस्था को, कि बाल्यावस्था में कॉल करता है। किशोरावस्था बड़ा संघर्ष होता है, और संघर्ष तो तनाव होगा, तनाव क्रोध होगा, विरोध भी हो सकता है। ये कौन बात बोला था? तो तनाव होता है स्टेन हॉल बोलता है। तो से तनाव, तो स्टेन हॉल बात बोला था। ऐसा बात। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की अवस्था, विकास की अवस्था। विकास की अवस्था जो होता है, विकास की अवस्था 4 भाग में बढ़ता है। गर्भावस्था से विकास होता है, फिर गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था में विकास होता है। शैशवा के बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। गर्भावस्था का विकास, गर्भावस्था शुरू में है तो जाहिर सी बात है विकास की शुरुआत यहीं से होगा। तो विकास की शुरुआत यहीं से होगा, लास्ट यहाँ किशोरावस्था में होगा। विकास की शुरुआत गर्भावस्था से। गर्भावस्था का काल कब से कब? 9 महीना से लेकर 280 दिन। 9 महीना 280 दिन, 9 महीना या 280 दिन दोनों के है। फिर शैशवावस्था देखते हैं, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था देखते हैं। शैशवावस्था क्या सुनिए। शैशवावस्था जो होता है ना, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, और जन्म से 2 न देगा तो जन्म से 6 देगा। और दोनों दे रहेगा तो जन्म से 2 पहले मारना है, और न दे रहेगा जन्म से 2 तब मारना है, जन्म से 6 वर्ष। शैशवावस्था। यहाँ क्वेश्चन है शैशवा काल या शैशवावस्था अवधि कब से कब है? तो जन्म से 2 वर्ष मारते हैं आंसर, न रहता तब मारता जन्म से 6 वर्ष। मानव विकास का प्रारंभ, तो मानव विकास का प्रारंभ जानते करते कि गर्भावस्था शुरू होता है। गर्भावस्था कब से? 9 महीना से या 280 दिन। गर्भावस्था में ही बच्चा जब रहता है तो माता पिता काजू किशमिश पूरा खाते। कहा लगे माता पिता के
माता की विशेषता, पिता नहीं माता की विशेषता बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। माता जैसे काम करेगा उसमें बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए तो बाल अवस्था, शैशवावस्था देख ले, जन्म से 2 बरस से 6 भी देता है, कहीं ज़्यादा 2 मानना है। बाल अवस्था भी 2 भाग में बढ़ जाता है, एगो पूर्व बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। जब पूर्व आ जाएगा, 2 हो गया तो 3 से शुरू किया, 3 से 6 बरस। पूर्व में 3 से 6 और उत्तर में 6 से 11, 3 3 6 और 6 5 11। तो बाल अवस्था हो गया पूर्व और उत्तर बाल अवस्था। पूर्व में आ जाएगा 3 से 6, उत्तर में आ जाएगा 6 से 11 बरस। फिर किशोरावस्था आ जाएगा, किशोरावस्था 12 से 18, 12 से 18। तब गर्भावस्था, शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था। गर्भावस्था विकास की शुरुआत 9 से महीना या 280 दिन। शैशवावस्था जन्म से 2 बरस या कहीं 6 भी देता है। बालावस्था 2 भाग में, पूर्व और उत्तर। पूर्व रहेगा 3 से 3 दूनी 6 और 6 5 11 उत्तर हो जाएगा। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, 12 और 6 18 वर्ष किशोरावस्था। यह है विकास की अवस्था, 4 भाग बट गया है। शिक्षा का अधिकार, अगला चैप्टर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से बोला गया है। शिक्षा का अधिकार के नियम के बारे में, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका अन्य नाम और है, अन्य नाम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क भी और अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए, और बाल अधिकार अधिनियम 2009। यही है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के दूसरा नाम। जिसका क्यों नाम पड़ गया निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009? क्यों, कारण बताइए। आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये पारित हुआ था लोकसभा में। जब लोकसभा में पारित हुआ तो 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था, 4 अगस्त 2009 को। लेकिन लागू होल था, पारित कहेगा 4 अगस्त को और 9 को, और वो भी लोकसभा में पारित होल था। जब लागू होल था, लागू 1 अप्रैल 2009 को। जब पारित होल था लोकसभा 2009 को, 4 अगस्त को, इसलिए 2009 दिया गया आरटीआई। और लागू होता है 1 अप्रैल, मूर्ख दिवस के दिन में 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, जम्मू कश्मीर छोड़ करके सभी जगह लागू होता है 1 अप्रैल 2009 को, आरटीआई 2009। वर्ष 2000 आता है, 2002 है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है। इसी के तहत 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का बात की गई। 2002 में क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ। फिर क्या हुआ, अनुच्छेद 21 के ए, इसमें क्या हुआ, 6 से 14 वर्ष के बच्चा को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देने की बात बोला गया। अनुच्छेद 21 के ए में संशोधन कहेगा 86वां में, वर्ष कहेगा 2002 में। इस प्रकार शिक्षा को क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 21 के ए कहिए या क कहिए, बातें क्या, 21 के ए या क में शिक्षा का मौलिक अधिकार दे देगा। बाकी 86वां 2002 में संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा देना कहा। दिव्यांग बच्चा रहेगा, ऐसे तो नॉर्मल बच्चा के 6 से 14 वर्ष तक बोला गया है, लेकिन दिव्यांग आ जाएगा तो 14 4 18 जोड़ देना है। 6 से 18 वर्ष तक के लिए बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने के बात बोला गया है। दिव्यांग बच्चा रहेगा तब। दिव्यांग बच्चे के लिए कहेगा तो 6 से 18 वर्ष के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार दे देगा। इस तरह से 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देने के बाद कहेगा। इस तरह से भारत 135वां देश बन गया शिक्षा के मामले में, जो निःशुल्क देना है। 135वां देश है भारत पूरे विश्व में। इसको केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य जो है दोनों का हक है शिक्षा के मामले में, काम करता है केंद्र और राज्य दोनों, क्योंकि शिक्षा हो गया समवर्ती सूची में आता है।
देखिए आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार एक वो शिक्षक क्या करेगा, सप्ताह में कितने घंटे न्यूनतम पढ़ाने का प्रावधान है। तो एक सप्ताह में एक टीचर कम से कम 45 घंटा पढ़ाएगा। एक दिन में 45 मिनट, तो सप्ताहों में 45 घंटा पढ़ाना है। सप्ताह का बात है, सप्ताह में शिक्षक को कम से कम पढ़ाना है 45 घंटा। आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक और छात्र का अनुपात देखना है। अगर 1 से 5वां तक रहेगा, प्राथमिक रहेगा, तो एक शिक्षक 30 बच्चों पर रहेगा, मतलब 30 छात्र रहेगा, एक शिक्षक रहेगा प्राथमिक में। लेकिन कुछ प्राथमिक रहेगा तो 6 to 8 में 35 पर एक टीचर, 30 पर एक, तो 35 पर एक। अगर छात्रों की संख्या 200 से अधिक होती है तो 40:1 होगा, चाहे 1:5 रहे या 6 to 8 रहे। ऐसे नॉर्मल 30:1, 35:1। 200 से अधिक होगा छात्र तब 40:1 होगा, 40:1। अगर विद्यालय में 150 से अधिक बच्चे हैं तो 200 से अधिक रहेगा तो 40:1। लेकिन 150 से अधिक रहेगा तो 5 शिक्षक 1 प्रधानाध्यापक बन जाएगा, 5 शिक्षक हो जाएगा। 150 से अधिक बच्चा रहेगा तो 5 शिक्षक 1 प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक हो जाएगा। कम से कम एक वर्ष में शिक्षण दिवस, एक वर्ष में कम से कम शिक्षण दिवस है। एक वर्ष में कम से कम 200 दिन या 800 घंटे। 200 दिन पूछेगा, 200 दिन, और घंटा में 800 घंटे पढ़ाना चाहिए। ऐसे एक प्राथमिक में 1 से 5वां तक 200 दिन या 800 घंटे पढ़ाना है, 2 चौके 800। और 6 to 8 रहेगा उच्च प्राथमिक में। मिडिल स्कूल में 220 दिन, थोड़ा 20 बढ़ गया होगा, 20 बढ़ गया तो 800 की जगह पे 1000 घंटा हो गया। 220 दिन 800, 1000 घंटा पढ़ाना है, 1000 घंटा। ठीक से 1 से 5वां में तो पढ़ाना है, 200 दिन पढ़ाना है, यानी कि 800 घंटा। लेकिन दूरी कितना होगा, घर से विद्यालय की दूरी घर से, तो 1 किलोमीटर की दूरी। 1 से 5वां रहेगा, 1 रहे तो 1 से 5वां तक 1 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा प्राथमिक स्कूल गांव से। और 6 to 8 रहेगा उच्च प्राथमिक रहेगा 6 to 8 3 किलोमीटर, क्योंकि 3 को 6, 7, 8 आता है, 3 को आता है, जैसे 3 किलोमीटर की दूरी मार देता है। और इसे पढ़ाना कितना है, 220 दिन, यानी कि 1000 घंटा। ऐसे देखिए, घर से विद्यालय की दूरी पूछ रहा है, घर से विद्यालय की दूरी पढ़ाना है तो 1 से 5वां तक रहेगा तो 1 किलोमीटर की दूरी। और उच्च प्राथमिक रहेगा मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी। ऐसे 1 से 5वां तक पढ़ाना है 200 घंटा, यानी कि 200 दिन पढ़ाना है, 800 घंटा। और 6 to 8 में हो गया 220 दिन पढ़ाना है, यानी कि 1000 घंटा पढ़ाना है। स्कूल से घर की दूरी 3 किलोमीटर रहेगा, क्योंकि 6, 7, 8 आता है, 3 को क्लास आता है, तो 3 किलोमीटर की दूरी हो गया। देखिए आरटीआई 2009 के विशेषता यही है ना कि धारा 12 बोलता है, धारा 12 में लिखल गया है, धारा 12 में कि 25% सीट पर जो निजी स्कूल रहेगा, प्राइवेट स्कूल, उसमें गरीब बच्चों के लिए आरक्षण दी गई। गरीब बच्चों के में EWS का बच्चा का 25% सीट पर निजी स्कूल में, मैंने प्राइवेट स्कूल में आरक्षण के बात कही गई। 25% सीट पर गरीब बच्चे के लिए, यानी कि EWS के लिए फ्री में पढ़ सकता है। 12 बोलते हैं कि 25% सीट पर कमजोर बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए सीट है, आरक्षण की बात कही EWS के लिए। और धारा 17, 12(5)(17) में आइएगा तो किसी प्रकार के बच्चा को शारीरिक या मानसिक रूप से दंड नहीं देना है, किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक रूप से दंड नहीं देना है। और धारा 28, 17 में 10, 11 जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा। 28 बोलता है कोई भी टीचर का सरकारी स्कूल हो, कोई भी टीचर अगर सरकारी है, सरकारी टीचर को प्राइवेट ट्यूशन निषेध है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है अगर सरकारी टीचर रहेगा तब। तो यही है 8/1/2009 की विशेषता है। धारा 21 है, 21 धारा 21 बोलता है ना, 12 में तो बोल था, धारा 12 में बोला था कि 25% सीट आरक्षण है EWS गरीब बच्चों के लिए। 12 को 21 देखे, 21 जो है एक स्कूल प्रबंधन समिति होगा,
स्कूल प्रबंधन समिति मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी का प्रधान है। एसएमसी मतलब का स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी का प्रधान होगा। धारा 21 जो एसएमसी होगा इसमें 75% सदस्य होंगे। 75% सदस्य माता पिता, बच्चा का माता पिता, अभिभावक होंगे। और 75% में भी 50% महिला इसमें शामिल होना चाहिए। एसएमसी में बोलता है कि 75% सदस्य माता पिता होंगे और 75 माता पिता में अभिभावक होंगे और 75 में कम से कम 10-50% महिला होना चाहिए। एसएमसी में कह रहा है एक स्कूल प्रबंधन समिति है एसएमसी, इसमें कितने प्रतिशत सदस्य बच्चों के माता पिता या अभिभावक होना चाहिए था। एसएमसी में बच्चों के माता पिता अभिभावक कम से कम 75% होना चाहिए और 75% में भी 50% महिला होना चाहिए। कह रहा है कि 8(1)(2) के किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। तो धारा 28 में बोलल गया है कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा सरकारी टीचर। 8(1)(2) में 7 धारा आते हैं। 2009 में जो 8 है इसमें 7 का अध्याय है, 7 अध्याय, 38 धारा 1 अनुसूची है। 7 अध्याय 38 धारा 1 अनुसूची है। अगला चैप्टर है अधिगम का सोपानिक सिद्धांत। किसका सोपानिक सिद्धांत? अधिगम के। हेरार्ची ऑफ लर्निंग। हेरार्ची माने होता सोपानिक, हेरार्ची ऑफ लर्निंग यानी कि हेरार्ची ऑफ लर्निंग मतलब होता है अधिगम का सोपानिक सिद्धांत। रॉबर्ट गैने ने दिया था। गैने है ना, अधिगम मैंने सीखा कब? किसी के शरीर पे बंदूक रख दीजिएगा तो जाहिर से बात सीख जाता है। तो गैने मैंने गन रखा करके शरीर पर किसी को सिखा सकते डरे। रॉबर्ट गैने प्रमुख पुस्तक, इसका पुस्तक है, गैने का पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। 1965 बुक लिखा गया था, है ना। किसी को सीखने के लिए अगर कंडीशन लाना चाहते हैं तो गन रख दीजिए, वो कंडीशन में आ जाकर सीख लेगा। यानी कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग 1965 में रॉबर्ट गैने का बुक है। रॉबर्ट गैने ने कहा कि हम 1965 में द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक रखते हैं, बंदूक। द कंडीशन ऑफ लर्निंग 1965 में बुक लिखा और कहा कि 8 सीखने के लिए कोई भी चीज़ सीखने के लिए 8 प्रकार बताया। 8 प्रकार से सीख सकता है गन दिखा करके। सीखना भी एक क्रमबद्ध होता है, क्रम तरीका से सीखा जाता है और सरल से जटिल की ओर सीखता है, सरल से जटिल की ओर। सीखने के लिए जो 8 प्रकार के बताया था, कोई भी चीज़ सीखने के लिए 8 प्रकार चाहिए, रॉबर्ट गैने ने बताया था। द कंडीशन ऑफ लर्निंग में बुक लिखा था, रॉबर्ट गैने ने बताया था कि सीखने के लिए 8 प्रकार चाहिए। वो 8 प्रकार कौन कौन है? एसएससी और सीआरपी, बीच में VD और क्रमिक तरीका से याद करना है। एसएससी सीआरपी बीच में VD यानी एसएससी VD तब सीआरपी। एस से हो गया एक एसएससी VD सीआरपी यानी कि एस होगा साइन लर्निंग। फिर एक और से हो गया स्टिमुलस मतलब उद्दीपक रिस्पॉन्स। तब फिर चैन, सी से हो गया चैन। भी से हो गया वर्बल। डी से हो गया डिस्क्रिमिनेशन VD। सी से कॉन्सेप्ट, आर से रूल, पी से प्रॉब्लम सॉल्विंग। हिंदी में बोलना होगा तो यहाँ बोल सकता है। ये साइन लर्निंग माने कि साइन देना चाहिए, यानी कि संकेत अधिगम साइन। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स उद्दीपक
अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि SSC आएगा, SSC। श्रृंखला अधिगम ना चैनिंग मैंने श्रृंखला होकर करता है। भी से हो गया भी वर्बल एसोसिएशन, और डी से हो गया डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी कि वर्बल मैंने होता शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अगला है CRP, सी से होगा CRP, इसी नहीं इसी चैनिंग अधिगम श्रृंखला, इसी हो गया CRP, सी से कॉन्सेप्ट लर्निंग यानी कि संप्रदाय कॉन्सेप्ट, रूल लर्निंग, रूल माने नियम, फिर प्रॉब्लम माने समस्या, संकेत उद्दीपक श्रृंखला, संकेत देना है तब उद्दीपक अनुक्रिया के बाद श्रृंखला के बाद शाब्दिक साहचर्य के बाद विभेदीकरण करना है, शब्द जानेंगे तो विभेदीकरण जानना है, फिर संप्रदाय कॉन्सेप्ट जानना है, संप्रदाय फिर नियम के बाद समस्या समाधान कर लेना है। तो नीचे से याद कर लीजिए SSC VD SSC VD CRP P से प्रॉब्लम समस्या। तो सरल से जटिल को, सरल हो गया नीचे से सरल, तब जटिल ऊपर कर जाएगा। तब रॉबर्ट गैने के अनुसार जो सीखने का 8 प्रकार है, सबसे सरल कौन है? तो सबसे निम्नतम सबसे सरल सांकेतिक होता है, S से साइन सांकेतिक, उद्दीपक श्रृंखला, वही SSC हो गया, चयन में श्रृंखला तक, शाब्दिक वर्बल विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन, संप्रदाय कॉन्सेप्ट नियम रूल, फिर प्रॉब्लम समस्या समाधान। तो सांकेतिक अधिगम उद्दीपक के बाद श्रृंखला, सांकेतिक उद्दीपक श्रृंखला, फिर शाब्दिक विभेदीकरण, संप्रदाय नियम समस्या समाधान, कह रहा है यहाँ पर द कंडीशन ऑफ लर्निंग करना है और किसी के कंडीशन में लाना है। तो बंदूक दिखा दे, बंदूक में गन वाला कौन है? RM गैने रॉबर्ट गैने होगा, RM गैने गन। रॉबर्ट गैने के अनुसार सबसे सीखने का 8 क्रम है, सबसे नीचे निम्न स्तर में सांकेतिक अधिगम था, और सबसे ऊंचा स्तर समस्या समाधान प्रॉब्लम वाला है। वही कहा निम्न में से किस प्रकार के अधिगम जो है ग्रेगे के अधिगम, ग्रेगे मैंने वही ज्ञान वाला पदानुक्रम में सर्वाधिक स्थान रखता है ना, तो वही होगा सांकेतिक। पदानुक्रम में सर्वाधिक निम्न मैंने सबसे सरल निम्न स्थान रखता है, तो सांकेतिक अधिगम साइन वाला सिग्नल वाला सांकेतिक का है। ग्रेगे के अधिगम जो है सोपानिकी में बहुविभेदन मतलब का मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन है ना, बहुविभेदन मैंने कहा था, बहु मैंने मल्टीपल और विभेदन मैंने होता डिस्क्रिप्शन के बाद कौन सा असर आता है? बहुविभेदन या मल्टी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन के बाद कौन सा आता है देखते हैं। तो देखिए SSC होता ना है, SSC VD CRP, तो डिस्क्रिप्शन यही है, डिस्क्रिप्शन के बाद कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट इसी से चयन है, ठीक ना। तो वही करा बहुविभेदन मल्टी डिस्क्रिप्शन के बाद आता है कॉन्सेप्ट मतलब कि संप्रदाय अधिगम मतलब होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। गैने ने गन पर बंदूक रख करके कितने प्रकार के सीखने के नियम बताया था? तो सीखने के नियम 8 प्रकार बताया, 8 प्रकार, 8 प्रकार का जो पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग में कर रहा है। कौन सा अधिगम का प्रकार गैने के श्रेणी में नहीं था? गैने 8 प्रकार का होता है, 8 प्रकार में गैने के श्रेणी में नहीं आता है। तो सांकेतिक सिग्नल है, ये है
श्रृंखला चैन वाला है, ये है। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये है। यानी कि अंतर्देशीय अधिगम आई नहीं, आई इसमें नहीं। एसएससी VD CRP नहीं है, यानी कि आई इसमें नहीं है, तो इनसाइन लर्निंग नहीं है, यानी कि अंतर्देशीय अधिगम नहीं, यही सही है। ये तो सब देखे ले हैं। सांकेतिक अधिगम सबसे निम्न का अधिगम है, जो साइन या सिग्नल लर्निंग कहते हैं। निम्न स्तर है, सरल से जटिल की ओर है। समस्या समाधान सबसे ऊंचा स्तर है। पूछेगा गहने के जो निम्न स्तर सांकेतिक अधिगम जो है, गहने के निम्न स्तर कौन है? सांकेतिक अधिगम। इस सांकेतिक अधिगम किससे मिलता जुलता है? तो एस पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन से है। शास्त्रीय अनुबंधन से पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन है, इसी से मिलता जुलता है शास्त्रीय, जो सांकेतिक अधिगम मिलता है। जिस तरह से सांकेतिक अधिगम जो है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन से मिलता जुलता है, उसी तरह से उद्दीपक अनुक्रिया जो है SR स्टिमुलस रेस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया, यह भी थार्नडाइक के नियम से मिलता है। थार्नडाइक जो बिली पे किया था, इससे मिलता जुलता है उद्दीपक वाला। संकेत में संकेत से सीखता है उद्दीपक, मैंने कोई आगे कोई निश्चित चीज़ के लिए सीखता है कि ये चीज़ करना है। श्रृंखला में श्रृंखला से सीखता है, 2 का 2 दूनी 4 2 3 6 है ना, इस श्रृंखला से सीखता है। ABCD का श्रृंखला से सीखता है। शाब्दिक मैंने शब्द पहचान कर सीखने लगता है। अभिव्यधिकरण मतलब कि जैसे 4 गुना भाग माइनस का चिन्ह देख करके पकड़ने लगा कौन गुना कौन भाग है, इसलिए विभेदीकरण सब सीखने लगा। कॉन्सेप्ट में संप्रदाय जानने लगा। नियम रूल से भी सीखता है, समस्या समाधान द्वारा भी सीखता है। इतना हो गया, ठीक। ऊपर से देखा जाए ना, शाब्दिक सांकेतिक उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला शाब्दिक, सांकेतिक उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला शाब्दिक। 1 2 3 4 को जो है यहाँ से यहाँ तक ये व्यवहारिक पक्ष है। ये सब का है, ये सब व्यवहारिक पक्ष से सीखा गया। अब बाकी बचा शाब्दिक के बाद विभेदीकरण, समस्या समाधान, संप्रदाय कॉन्सेप्ट, नियम समस्या, विभेदीकरण समस्या नियम कॉन्सेप्ट, समस्या सब का है संज्ञानात्मक है। ये सब का है 1 2 3 4 विभेदीकरण तक संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन में होता है। अभिप्रेरणा ये लैटिन भाषा से बनल है। लैटिन भाषा मोटम से बना है। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। लैटिन भाषा मोटम का अर्थ होता है मूव करना, माने गति करना। प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, आंतरिक शक्ति है जो गतिविधियों को जागृत करने और बनाए रखने और विनियमित करने की प्रक्रिया है। आंतरिक शक्ति है, गतिविधियों को जागृत करता है और यही गतिविधियों को बनाए रख रहता है। यही है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। अभिप्रेरणा क्या है? प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करना और कोई कार्य को आरंभ करके जारी रख के फिर नियंत्रित करते उसको, और उसे नियंत्रित करने की प्रवृत्ति। यही बात बोला था गुड़ साहब। गुड़ क्योंकि कोई कार्य को आरंभ करते हैं तो आरंभ करने से पहले गुड़ खाते हैं। गुड़ यही अभिप्रेरणा की परिभाषा है। अब चलता है अभिप्रेरणा की परिभाषा। दूसरा बोलता है कि अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अधिगम माने सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग देखते हैं गर्मी के दिन में स्किन पर रेघारी टाइप का होता है। गर्मी के दिन में स्किन पर रेघारी टाइप पर हो जाता है, स्किन पर, है ना। यही राजमार्ग है, वही कह रहा है। और प्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। कौन? प्रेरणा, अभिप्रेरणा। कौन बात बोला था? स्किनर।
ऐसे देख राजमार्ग कौन बनाता है? नर आदमी बनाता है, आदमी नर बनाता है। और फिर ना जब हमारे क्यों का उत्तर भी देता है ना, जिससे आदमी कोई अभिप्रेरित होता है, मोटिवेशन होता है, ये करोगे तो क्यों करेंगे, वही क्यों का उत्तर भी देता है अभिप्रेरणा। अब क्यों देता है क से क्यों, और क से क्यों, और क से क्रेज, और क्रेज फील्ड। मैंने अभिप्रेरणा करता है कोई कैंची से फाड़ दिया कपड़ा, तो बोलता है कि क्यों का उत्तर देता है कैंची से फाड़ दिया कपड़ा, तो क्यों फाड़ा, तो क्यों का उत्तर देगा क्रेज एंड क्रेज फील्ड, क्रेज एंड क्रेज फील्ड। हाँ, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देता है क्रेज एंड क्रेज फील्ड। अभिप्रेरणा जब प्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो व्यक्ति के अंदर क्या करता है, ऊर्जा होगा तो मगन हो जाता है, पूरा अंदर से ऊर्जा आएगा व्यक्ति के तो पूरा मगन में होता है, तो मैकडॉनल्ड होता है, मैकडॉनल्ड। किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने के प्रति गुण खा के करते हैं। और अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है जो स्किनर क्यों का उत्तर देता है क्रेज एंड क्रेज फील्ड। व्यक्ति के अंदर ऊर्जा पहुंचने लाता है मैकडूगल या मैकडॉनल्ड। गतिविधि को जागृत करना चाहते हैं, कोई भी काम होता है या कोई गतिविधि होता है उसको जागृत करना चाहते हैं, जागृत करके उसको बनाए रखना चाहते हैं या नियंत्रित रखना चाहते हैं, और विनियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है अभिप्रेरणा। कोई गतिविधि को जागृत करना, उसे बनाए रखना है, अब विनियमित करने की प्रक्रिया का कहलाता है अभिप्रेरणा। मोटिवेशन से आदमी कोई जागृत होता है, उस और जागृत होकर वो व्यक्ति क्या करता है, उस कोई काम को बनाए रखना रहता है, अभिप्रेरणा होता है। इसको अभिप्रेरणा मोटिवेशन कहते हैं इसको। जो कौन बात बोला था, गुड़ साहब। अभिप्रेरणा के सिद्धांत देखते हैं, तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन है। अभिप्रेरणा जो है ना, प्रेरणा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत होता है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत होता है। और म से मूल प्रवृत्ति और म से मैकडूगल, मूल प्रवृत्ति, म से मूल प्रवृत्ति, म से मैकडूगल। अभिप्रेरणा जो है प्रत्याशा का सिद्धांत है, और जहाँ प्रत्याशा लग जाएगा तो विक्टर ब्रूम। प्रत्याशा मैंने क्या होता है, प्रत्याशा विक्टर ब्रूम। अब कोई भी प्रत्याशी खाड़ा होता देखते हैं, प्रत्याशी खाड़ा होता तो विक्टर ब्रूम बूम करता जाता है, बक करते रहता है, बूम विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। और न्यूनता कब होता है, सीएल हल। पहले के सीएल हल से क्या होता था, पहले कम खेती होता था, तो कम खेती होता है, इसे न्यूनता कहते हैं। तो वही अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत सीएल हल जी दिए थे। क्षेत्र सिद्धांत, अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत। कोई भी आदमी क्षेत्र होता है तो कहता है यहाँ तक हमारा क्षेत्र है, यहाँ तक हमारा क्षेत्र है, यानी कि वो काट लेता है, क्षेत्र को काट लेता है, तो कट लेविन। मांग का सिद्धांत नहीं, यानी कि अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत। मांगेगा तो जाहिर है, क्या मांगेगा कि अपना बॉडी बना लो। अब बॉडी बनाने के लिए मांस चाहिए, तो मैस लो। मांग का सिद्धांत मैस्लो जी। अब म से मूल प्रवृत्ति मैकडूगल, यहूँ म से मांग कर रहा है, और म से मैस्लो मांग कर रहा है ताकि बॉडी बन जाए। और प्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक स्थान। अब मन को विश्लेषण कब होगा, जब फ्राई करके कोई चीज़ खाइएगा, तो फ्राई करके खाइएगा तो मनोविश्लेषणात्मक हो जाएगा। देखिए अभिप्रेरणा का दोहरा सिद्धांत कहेगा तो हर्ज वर्ग। ऐसे आदमी देखते हैं 2 बार खा लीजिएगा, दोहरा चीज खा लीजिएगा तो हर्ज करने लगा। हर्ज मैंने वर्ग लिखल है, हर्ज वर्ग, इसलिए दोहरा चीज नहीं खाना चाहिए, हर्ज वर्ग। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। जब उपलब्धि हो जाएगा, उपलब्धि कब होगा, जब मैक्सीलैंड मैंने मैक्सिमम मांग करो, जब मैक्सिमम मांग करेगा तो उपलब्धि हो जाएगा। मैक्सीलैंड। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत।
अब प्रोत्साहन करने के लिए करना होगा, कर रहे यानी कि स्टीवन कर रहे। प्रोत्साहन कहेगा तो स्टीवन कर रहे। अभिप्रेरणा का वृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वृत्ति सिद्धांत नहीं पढ़े लेकिन वही मूल प्रवृत्ति क्या हो गया, मूल प्रवृत्ति का है या वृत्ति सिद्धांत का है? तो मूल प्रवृत्ति या वृत्ति सिद्धांत कहाँ था? म से मूल प्रवृत्ति, म से या वृत्ति खाली, और म से मैकडूगल कह रहा है। किस वैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को कहा था कि अधिगम का राजमार्ग है? अभिप्रेरणा कहा अधिगम का राजमार्ग है। राजमार्ग कौन बना? नर, यानी कि स्किनर ऐसे राजमार्ग बोले थे कि यहाँ पर राजमार्ग रास्ता है स्किन जैसा, तो ही हो गया राजमार्ग स्किनर बनाता है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रत्याशा सिद्धांत जानते हैं ना है, प्रत्याशी खाड़ होता तो बट बट करता रहता, विक्टर ब्रूम बूम 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 करता रहता है, यानी विक्टर ब्रूम। प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम दिया था। अभिप्रेरणा के स्रोत या घटक भी है। तो अभिप्रेरणा के स्रोत या घटक 4 गो होता है। कौन कौन? आवश्यकता होना चाहिए। अभिप्रेरणा होने के लिए पहले आवश्यकता होना चाहिए, जैसे है ना आवश्यकता नीड्स, चालक या अंतर्नोद ड्राइव चालक या अंतर्नोद। फिर चालक अंतर्नोद के बाद प्रोत्साहन होना चाहिए, प्रोत्साहन माने उद्दीपन। फिर अभिप्रेरक होता है, अभिप्रेरक यानी कि आवश्यकता। जैसे आदमी के आवश्यकता है क्या? पानी पीने के लिए आवश्यकता है, पानी पीने के लिए आवश्यकता है, तो आवश्यकता हो गया पानी, आवश्यकता हो गया। फिर चालक, आपको पानी पीने के लिए कौन दौड़ाएगा? यहाँ से यहाँ प्यास हो जाएगा, तो प्यास लगा रहेगा, वही प्यास लगेगा तब तो पानी के पास पानी के पास जाइएगा। यानी कि दौड़ा रहा है कौन? चला रहा है कौन? तो प्यास ना रहा तो चलबे नहीं करता, इसलिए प्यास चला रहा है, तो प्यास हो गया चालक या अंतर्नोद। प्रोत्साहन उद्दीपन, जब प्रोत्साहन उद्दीपन, जब पानी हम पी लेते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है कि चलो पानी पी लिए हैं। फिर प्रोत्साहन उद्दीपन के बाद अभिप्रेरक, पीला के बाद कैसे भी नौकरी लेकर पाएगा, नौकरी मिल गया, उसी तरह से वो भी हो गया। फिर अभिप्रेरक होता है, आवश्यकता, चालक या अंतर्नोद, प्रोत्साहन उद्दीपन, अभिप्रेरक। यही स्रोत या घटक है अभिप्रेरण का 4 गो। अभिप्रेरणा के प्रकार, स्रोत या कारक देखे 4 गो। अब प्रकार देखता है। अभिप्रेरणा का प्रकार 2 होता है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक जो अंदर से आता है, अंदर से क्या आता है? अंदर से जो आता है पॉजिटिव होता है, सकारात्मक, और बाहर से आता है वो नेगेटिव होता है, नकारात्मक। तो आंतरिक आता है सकारात्मक होता है, इसमें अंदर से आता है, इसलिए आंतरिक हो गया। रुचि अंदर से, इच्छा, जिज्ञासा, स्व और आनंद, खुशी, जो भी आता है सब अंदर से आता है, बाहर से नहीं देता कोई। रुचि, इच्छा, जिज्ञासा, स्व, आनंद, खुशी। बाह्य जो बाहर के लिए नकारात्मक, जैसे हम लोग पुरस्कार पाने के लिए कर रहे हैं, किसी की चीज के लालच में कर रहे हैं काम, दंड के लिए कर रहे हैं ताकि दंड न मिल जाए, या प्रशंसा पाने के लिए कर रहे हैं, ये सब बाहर से आता है। पुरस्कार, लालच, दंड, प्रशंसा पाने के लिए काम कर रहे हैं, वो बाह्य अभिप्रेरणा है। एक छात्र है जो केवल इसलिए पढ़ रहा है ताकि वह परीक्षा में प्रथम आकर पुरस्कार जीत सके, यह किस प्रकार के अभिप्रेरणा का प्रदर्शन कर रहा है? तो पुरस्कार पाने के लिए कर रहा है जो बाहर से, इसलिए बाह्य अभिप्रेरणा है। अब बाह्य अभिप्रेरणा एक्सट्रीनिस्क मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा है। वो तो हम लोग देखे अभिप्रेरणा का प्रकार 2 था, बाह्य, आंतरिक। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं अभिप्रेरणा का प्रकार। तो वैज्ञानिक के अनुसार, जैसे अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा का प्रकार पूछा जाए तो 2 प्रकार इसमें भी है, जन्मजात अभिप्रेरणा, अर्जित अभिप्रेरणा। जन्मजात जो पहले ही से आता है, जन्म से, अर्जित करते हैं जो बाद में लाते हैं, जन्म के बाद होता है। जन्मजात में आता है जब भूख, प्यास, नींद, ये भी अभिप्रेरणा है ना, भूख, प्यास, नींद,
ये सब क्या है, जन्मजात अभिप्रेरणा है। अर्जित जो है, अर्जित यह बाद में आता, सम्मानित और प्रतिष्ठा प्रशंसा पाने के लिए, सम्मानित सम्मान प्रतिष्ठा पाने के लिए जो भी बाद में लेते हैं, इज्जत हाल सब अर्जित में जाता है, अर्जित अभिप्रेरणा में है। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा, तो थॉमसन के अनुसार, इसके अनुसार भी 2 युग है, स्वाभाविक और कृत्रिम। मैस्लो बोला था कि जन्मजात और अर्जित। जन्मजात में जो बॉडी रहता है मैस्लो होता है, इसलिए जन्मजात और अर्जित होता है मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा। मैस्लो बोले थे कि अभिप्रेरणा जानते हैं, तो क्या अभिप्रेरणा 2 प्रकार का होता है, ऐसा मैस्लो बोला। एगो जन्मजात होता है, एगो अर्जित होता है। वो मैस्लो खत्म हो गया। चलिए देखते हैं थॉमसन के अनुसार। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा 2 प्रकार का होता है, स्वाभाविक और कृत्रिम। थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरणा है। स्वाभाविक में जो अपना पाता है, जैसे सुख की प्राप्ति, सुख अपना होता है। खेल कूद, खेल कूद स्वाभाविक चीज है, खेलते कूदता रहा आदमी। और कृत्रिम जो बाद में आता है, सुख और खेल कूद स्वाभाविक अभिप्रेरणा आता है। कृत्रिम जो कृत्रिम बाद में आता है, जैसे मानव द्वारा बनाया जाता है पुरस्कार, दंड, ये सब थोड़ा ना स्वाभाविक चीज होता है। अपना पुरस्कार दंड मानव नहीं देगा तब तो दंड मिलेगा, जब तक पुरस्कार मानव नहीं देगा तब तक कुछ नहीं, ऐसे कृत्रिम है। थॉमसन के अनुसार 2 स्वाभाविक कृत्रिम। अभिप्रेरणा के 3 प्रकार होता है गैरेट के अनुसार। गैरेट के अनुसार गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा 3 प्रकार का। कौन कौन? जैविक है ना, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। जैविक में आता है, गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा 3 प्रकार का होता है, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। जैविक में आता है भूख प्यास नींद आता है जैविक। भूख प्यास नींद जैविक में हो गया। और मनोवैज्ञानिक में आता है प्रेम क्रोध दुख। जैविक में स्वाभाविक चीज वाला चीज आता है, जैसे भूख प्यास नींद अपने आप आता है, जैविक हो गया। मनोवैज्ञानिक में प्रेम, मानो में मन लगना चाहिए, तो प्रेम करने में, क्रोध करने में, दुख करने में मन लगता है। प्रेम देखते हैं, क्रोध दुख है ना। जितना कचरा वाला चीज है, लड़ाई झगड़ा वाला, हंसी मजाक वाला, सब इसी में आ जाएगा मनोवैज्ञानिक में। जितना भूख प्यास नींद सब जैविक में आ जाएगा। और सामाजिक में समाज में चीज जो मिलता है, जैसे समान, सामाजिक में सभी लोगों के सामने समान इज्जत मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, ये सब सामाजिक में आ जाता है। ऐसा गैरेट के अनुसार 3 प्रकार का अभिप्रेरणा हो गया, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। थॉमसन के अनुसार पूछा है, थॉमसन के अनुसार खेल किस प्रकार का प्रेरक है? खेल तो आदमी स्वाभाविक चीज खेलते रहता है जी हमेशा, और जब खेलते रहता है तो इसको स्वाभाविक प्रेरक कहते हैं। नेचर मोटिवेशन, स्वाभाविक। न्यूट्रल हो गया, स्वाभाविक प्रेरक खेल हो गया। गैरेट ने प्रेरक को कितने मुख्य भाग में बांटा है? गैरेट के अनुसार प्रेरक 3 भाग में था, जैविक, मनोवैज्ञानिक और एक और था तीसरा लास्ट, देख लीजिएगा क्या था से। तो गैरेट के अनुसार मनोवैज्ञानिक जो है 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार के 3। पुरस्कार और दंड थॉमसन दे दिया था। थॉमसन का वर्गीकरण के अंतर्गत किस श्रेणी में आता है अभिप्रेरणा? थॉमसन के अनुसार पुरस्कार और दंड क्या है? एक कृत्रिम प्रेरक है, कृत्रिम है, इसको कोई नहीं बनाया है, अपने आप नहीं बनाया, कृत्रिम बने। पुरस्कार दंड देना कृत्रिम हो गया, जो मानव द्वारा दिया गया। गैरेट के अनुसार क्रोध भय किस श्रेणी में आएगा? क्रोध और भय जो है आपको मनोवैज्ञानिक प्रेरक में आएगा, मनोवैज्ञानिक। कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा गैरेट के द्वारा दिया गया सामाजिक प्रेरक का उदाहरण है? सामाजिक प्रेरक गैरेट दिया था, कौन है? सामाजिक प्रेरक में आएगा भूख तो नहीं, ये तो स्वाभाविक चीज है जी। प्यास ये भी स्वाभाविक है। आत्म प्रदर्शन, सेल्फ डिस्प्ले, यही हो गया सामाजिक प्रेरक। मतलब क्या होता है? समाज में जो मिलता है, आत्म समान है ना, यही सब मिलता है समाज में। नींद नहीं, नींद
अभिप्रेरणा की विशेषता छोड़ गलता है। विशेषता देखिए, अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, आंतरिक शक्ति है। एक अप्रत्यक्ष शक्ति भी है। आंतरिक तो है, अप्रत्यक्ष शक्ति है, एक अप्रत्यक्ष शक्ति भी है। अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकता के कारण होता है। अभिप्रेरणा का जन्म किसके द्वारा होता है? आवश्यकता रहेगा तब अभिप्रेरणा जन्म हो लेगा। अभिप्रेरणा में उद्देश्य निर्देशित होता है, किस उद्देश्य से मोटिवेशन मिल रहा है। अभिप्रेरणा एक भावात्मक इकाई है, भावनात्मक इकाई है। अभिप्रेरणा एक मनोव्यवहारिक प्रक्रिया है, भावनात्मक है तब मनोव्यवहारिक प्रक्रिया भी है। अभिप्रेरणा एक जन्मजात प्रवृत्ति की शक्ति है, जन्मजात प्रवृत्ति की शक्ति भी है। आंतरिक शक्ति है, अप्रत्यक्ष है, आवश्यकता के कारण होता है, उद्देश्य निर्देशित होता है, उद्देश्य निर्देशित करता है, भावनात्मक इकाई बताता है। अब अभिप्रेरणा एक मनोव्यवहारिक क्रिया है, जन्मजात और प्रवृत्ति की शक्ति है अभिप्रेरणा। यही अभिप्रेरणा की विशेषता है। हम लोग जानते हैं स्मृति और विस्मृति। स्मृति को मेमोरी बोलते हैं और विस्मृति को बोलते हैं फॉरगेटिंग। स्मृति मैंने मेमोरी मैंने याद रखना और फॉरगेटिंग मैंने भूल जाना कोई कहते हैं विस्मृति। स्मृति के 4 सोपान होता है। स्मृति के याद रखने के लिए 4 सोपान होता है। 4 सोपान रहेगा तभी याद होगा कुछ। ऐसा बुद्धवर्थ बोलता है, बुद्धवर्थ। बुढ़वा बोल रहे थे कि जो कोई चीज़ याद करना होगा तो 4 सोपान है तब याद होगा, वैसा बुद्धवर्थ बोला था। ट्रिक है L ट्रिपल R। L से लर्निंग जो सीखना होता है। R से रिटेक्शन धारण करना। फिर रिकॉल, R से रिकॉल मतलब पुनः स्मरण। एक और R से होता है रिकॉग्नाइजेशन ने पहचान करना। पहले याद रखने के लिए सबसे सीखना पड़ता है। ऐसा बुद्धवर्थ बोलता है कि याद रखने के लिए आपको 4 सोपान है। सीखना पड़ता है, सीखिएगा तब धारण कर लो उसको, धारण करके फिर पुनः स्मरण करो, पुनः स्मरण करेगा तब पहचान कर रहा है दोबारा, तो समझिए कि आपको याद रखने का तरीका है। सीखिएगा तब ना उस चीज़ को धारण करिएगा, धारण कर लीजिएगा तब पुनः स्मरण करिए। जैसे मैथ है, मैथ सीख लें, फिर मैथ बनाने के धारण कर लिए, धारण करके देखते हैं बना करके दोबारा बनाते हैं तब पुनः याद करते हैं, पुनः स्मरण करना। फिर उसको पहचान लेते हैं कि मैथ इस टाइप के है, इस टाइप के इस तरह से बनेगा। सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना, पहचान करना। सीखना का लर्निंग, धारण करना का रिटेंशन, पुनः स्मरण का रिकॉल, पहचान का रिकॉग्नाइजेशन। सीखना धारण पुनः स्मरण पहचान करना। तो स्मृति के 4 सोपान बुद्धवर्थ के अनुसार कौन कौन? सीखना में जानकारी को प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त हो गया तो सीख गए। फिर धारण करना, सीख करके धारण करना। धारण का मतलब कि जानकारी जो प्राप्त की है उसको मस्तिष्क में सुरक्षित रखना, दिमाग में बैठाना, धारण कर रहा था। फिर पुनः स्मरण, जानकारी को वापस लाते हैं, दिमाग में दोबारा लाते हैं, उसे पुनः स्मरण करते हैं, फिर पहचान कर लेते हैं किस टाइप का मैथ है। सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना, पहचान करना। बुद्धवर्थ बोला था स्मृति का आयाम है। स्मृति का आयाम 4 गो आयाम या सोपान है। इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो धारण करना या प्रतिधारण करना है। ये है कोई चीज़ सीखते हैं तब धारण करते हैं, धारण करने के बाद सीखते हैं तब प्रतिधारण या धारण करते ये है या पुनः स्मरण करते हैं, फिर लास्ट में पहचान होता है। तर्क नाम का कोई चीज़ नहीं था, यही आंसर है। जो अर्जित किया गया, जो हम पढ़ के याद किए हैं, अर्जित में याद करना या रखना, उसे बनाए रखना चाहते हैं कि फिर दोबारा भूल न पाए। हम जो अर्जित किए हैं उसको याद बनाए रखना चाहता है या याद करने में सक्षम होते हैं। सक्षम होने में विफल हो जाता है, मैंने याद करने में फेल हो जाता है, तो वह विस्मृति है। विस्मृति, स्मृति में याद करना विस्मृति हो जाएगा, जो याद नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो जाएगा। सीखी गई बात को, जो बात सीख लें और उसे धारण करने में, मैंने रखने में, पुनः स्मरण करना, रिकॉल दोबारा बोलने में या बताने में असफल हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है,
तो विस्मरण या विस्मृति कहलाता है। स्मृति के सोपान 4 को देख लिए। सोपान के बाद प्रकार देखते हैं। तो स्मृति के याद करने के तरीका प्रकार 2 प्रकार से है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन को शॉर्ट टर्म, दीर्घकालीन को लॉन्ग टर्म। अल्पकालीन और दीर्घकालीन, जो चीज़ हम लोग कम समय के लिए याद करते हैं उसे कहते हैं अल्पकालीन। कुछ घंटा दिन भर याद करते हैं, दिन भर में याद रहता है, ओकर बाद भुला देता है, अल्पकालीन। ये होगा हफ्तों, सप्ताह, महीना, सालों, 2 साल तक याद रहता है, दीर्घकालीन रहता है। अल्पकालीन बात कुछ समय के लिए याद रहता है, अगर उसको हम लोग रटे इतना रटते हैं कि दीर्घकालीन में पहुंचा देते हैं, तो दीर्घकालीन में पहुंचाता है। अल्पकालीन वाला बात दीर्घकालीन में पहुंच जाता है, उस घटना को बोलते हैं समेकन या संघनन का सिद्धांत। समेकन या संघनन का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन है ना कि संघनन का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? संघनन या समेकन एक है, संघनन या समेकन। ये जो अल्पकालीन बात को दीर्घकालीन बात में कन्वर्ट करता है, संघनन का सिद्धांत कहता है। इस किस में आता है? स्मृति के प्रकार में, यानी कि स्मृति में आगा। तो स्मृति का अर्थ निकलता यही है कि स्मृति जो है हमारे मस्तिष्क की क्षमता है, जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ सीखी हुई जानकारी या अनुभव और ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फिर से याद करते हैं, ऐसा कहते हैं स्मृति। रटंत स्मृति होता है। रटंत स्मृति का मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे बात को याद कर लेते हैं और याद करके धारण कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर फिर दोबारा बता देते हैं, जो रटंत स्मृति कहलाता है, जो घाटिया होता है सबसे। सक्रिय स्मृति और निष्क्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति में आता है जो बोल कर याद करते हैं, वो सक्रिय होता है। और निष्क्रिय होता है मन याद करते हैं, मन में याद करते तो निष्क्रिय होता है स्मृति। एक वास्तविक स्मृति होता है। वास्तविक स्मृति मतलब होता है जो कभी भूल भी नहीं करते हैं, जो जानकारी हम कभी न भूलें, जानकारी को हम कभी न भूलें, वास्तविक स्मृति कहते हैं। और शिक्षा में सबसे ज़्यादा स्मृति जो फायदेमंद है यही है, वास्तविक, जो कभी न भूलते हैं। यानी कि वास्तविक स्मृति का हो गया अस्थायी। जो कभी भूल भी न करेंगे तो अस्थायी न होगा जी। वास्तविक अस्थायी स्मृति कहते हैं जो जानकारी को हम कभी न भूलते हैं। शिक्षा का बात हो रहा है, शिक्षा में सर्वोत्तम माने जाते हैं, शिक्षा में सर्वोत्तम वास्तविक स्मृति है। तार्किक स्मृति का होता है तर्क करके याद करते हैं। जैसे कोई चीज़ नहीं याद होगा ना, आप क्या कीजिएगा, उसके पीछे लॉजिक लगा के याद करते हैं, ट्रिक लगा के याद करते हैं, उसको कहते हैं तार्किक स्मृति। स्मृति जो है ना, सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग होता है। सीखी हुई वस्तु जो होता है, सीख लेते हैं वस्तु को, उसको सीधा उपयोग करता है। और सीधा कौन चीज़ होता है? लकड़ी का प्रयोग करते सीधा में लकड़ी का प्रयोग करते हैं, इसलिए वुडवर्थ हो गया। वुडवर्थ बोला था कि हम वुड में लकड़ी का प्रयोग हमेशा सीधा में होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, इसलिए सीखी हुई वस्तु को सीधा उपयोग करना स्मृति कहलाता है, ये वुडवर्थ बोला था। स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया भी है, मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए और ज्ञान, अनुभव, कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। जो चीज़ सीख लेते हैं उसको ज्ञान या सीखा हुआ अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण करते हैं, रिकॉल करते हैं। जैसे अतीत में रिकॉल करते हैं तो मेरा दिमाग हिल जाता है कि पीछे ऐसा काम होता था। सीखे गए, जो पहले लोग ऐसा बात सीखे गए, उनका ऐसा ज्ञान था, ऐसा अनुभव था, कौशल था, उसको हम लोग पुनः दोबारा अतीत के बारे में जानकारी लेते हैं, उसे हिला देता दिमाग, इसे हिल काट। बात रही कि स्मृति को प्रभावित करने वाला कारक। तो स्मृति को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है? तो स्मृति में याद करना, अगर रुचि रहेगा तब याद होगा जल्दी। प्रेरणा, मोटिवेशन को देगा, प्रेरणा देगा तो जल्दी याद होता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होना चाहिए। शरीर से मन से दोनों स्वस्थ रहेगा तब याद होगा जल्दी। शिक्षा का व्यवहार,
शिक्षक का व्यवहार अच्छा है तो जल्दी याद होगा। तो शिक्षक टेढ़ मेढ़ रहा, गाली गलौज देगा तो याद नहीं होगा जल्दी। अब स्मरण विधि भी एक प्रकार का याद करने के विधि भी जो है वो स्मृति के प्रभावित करने वाला कारक है। रुचि, प्रेरणा, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा का व्यवहार, स्मरण विधि, ये सब क्या स्मृति को प्रभावित करने वाला कारक है। अब चलते हैं स्मृति देख लिए। अब फॉरगेटिंग, विस्मरण देखते हैं। जो भूल जाना, विस्मरण मैंने भूल जाने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन, किस कारण से भूल जाता है। अब भूलना भी जरूरी है, तो टेंशन लेकर बैठा रहेगा सब दिन, इसलिए विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। सामान्य कारक, सामान्य और सैद्धांतिक कारक। समान, समान, सैद्धांतिक। इस प्रकार सामान्य में आता है भूलने वाला समान प्रक्रिया है कि समय का प्रभाव, जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोग भूलते जाता है। विषय की मात्रा जितना कम रहेगा तो उतना ही याद होता है। जितनी मात्रा बढ़ते जाएगा विषय उतना ही भूलने की क्षमता होता जाता है ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा होता है। विषय की मात्रा ज़्यादा तो भूलते हैं ज़्यादा। सीखने की दोषपूर्ण विधि, अगर सीखने का तरीका अगर दोषपूर्ण है, सही तरीका से नहीं सीख रहे हैं तो जल्दी भूल जाएगा। मादक पदार्थ का सेवन करना, दारू ताड़ी गांजा पीने से भी भूलता है जल्दी लोग। रुचि, ध्यान, इच्छा का भाव, रुचि नहीं है, ध्यान नहीं है, इच्छा नहीं रहेगा तो कोई चीज़ पर जल्दी याद वाला चीज़ जल्दी भूलेगा। मानसिक आघात, मानसिक आघात रहेगा, मानसिक में बीमारी रहेगा, चोट लगा रहेगा दिमाग में तो जल्दी भूलिएगा। स्मरण न करने की इच्छा, और इच्छा मतलब याद करने का याद नहीं है, याद करने की इच्छा नहीं है तो जल्दी भूलिएगा। ये हो गया सामान्य कारण। और सैद्धांतिक कारण देखते हैं। सैद्धांतिक में आता है बाधा का सिद्धांत। बाधा कोई चीज़, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर पढ़े और दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहला चैप्टर बाधा में आ जाएगा। वही बाधा का सिद्धांत। दमन का सिद्धांत, जो हम याद कर लिए हैं और चाहते कि ये याद करने से टेंशन है तो उसको ज़बरदस्ती भुलाते हैं, और जब ज़बरदस्ती भुलाते हैं उसे दमन का सिद्धांत कहते हैं। अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास नहीं कीजिएगा तो जाहिर से भुला जाएगा। जबकि सैद्धांतिक में आता है बाधा, दमन, अभ्यास। बाधा, दमन, अभ्यास। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है, उन्हें भूलने का कारण नहीं है। तो अधिगम में कमी होगा तो जाहिर से भूल पे करेगा। मानसिक द्वंद्व, ऐसे रिपीटेड याद करने लगेगा तो द्वंद्व में आ जाएगा तो भूलेगा जल्दी। मानसिक द्वंद्व। अधिगम के दोषपूर्ण विधि, सीखने के दोष तरीका अलग है, वो भी भूलने का कारण है। लेकिन कहा स्मरण, स्मृति करने की इच्छा, यानी कि याद करने की इच्छा है तो जल्दी ना भूलिएगा, इसलिए यही आंसर है क्वेश्चन के अनुसार। अच्छी स्मृति की क्या विशेषता है। अच्छा स्मृति की विशेषता यही है क्योंकि तीव्र स्मरण करना, मतलब तीव्र जल्दी याद कर लेता है तो अच्छा स्मृति है। तीव्र पहचान करना मतलब जल्दी पहचान कर लेता है, अच्छा स्मृति है। अच्छा आधार मतलब कोई चीज़ का सही तरीका से दिमाग में बैठा ले रहा है तो अच्छा उदाहरण है तभी सही है, यानी कि सभी सही आंसर है। अच्छी स्मृति के सभी आंसर है। विस्मरण की बीमारी है, मतलब भूलने की बीमारी है, उसको कम करना कौन सा उपाय लगाएगा कि कम भूलेंगे। तो ये कम भूलने की बीमारी यही है, उसको दिमाग में हम क्या करेंगे कम भूलेंगे। क्या दिमाग लगा करें, कौन तरीका लगाए कि हम याद रखेंगे और भूलेंगे कम। अधिगम का अंतर्गत आता है, इसका मतलब नहीं है। अधिगम का दोषपूर्ण रूप है अधिगम के सीखने के, तो जाहिर सी बात है तो भाई विस्मरण है करेगा, याद नहीं हो रहा है तो फिर दोषपूर्ण है। अधिगम का दोषपूर्ण ये तो अब बीमारी है भुला के। स्मरण में कम ध्यान दीजिएगा तो जल्दी भूलिएगा, इसलिए पाठ की पुनरावृत्ति रिकॉल करते रहना चाहिए। जल्दी रिकॉल करने से कोई भी चीज़ याद होता है, जल्दी भूलिएगा नहीं। किसी समय कोई भी समय रहेगा और प्रयास कर रहे हैं फिर भी किसी पूर्व में पहले का अनुभव का स्मरण करने में असफल हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं तो उसको विस्मृति कहते हैं। ऐसा ड्राइवर बोला था। ड्राइवर का क्या कहता है, ड्राइवर बार बार
प्रयास करता, पूर्व अनुभव का प्रयास करता है, फिर भी स्मरण करने में, याद करने में असफल होता है ड्राइवर। इसलिए ड्राइवर बोलता है ड्राइवर। किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने में असफल हो जाता है तो ड्राइवर बोलते हैं। ग्रहण किए गए तथ्य, ग्रहण कर लिए हैं जो तथ्य, बात को उसको धारण न करना। कोई बात को ग्रहण कर लिए फिर भी धारण नहीं कर रहे, दिमाग में नहीं बैठा पा रहे हैं, तो उसे विस्मृति कहते हैं। ऐसा मन बोलता है। जैसे कोई भी ग्रहण किया गया तथ्य, हमारा मन है कि ना धारण करेंगे, दिमाग में ना बैठाएंगे, हमारा मर्जी है, हम ना बैठाएंगे, तो मन, हमारा मन है, मन के मतलब का मर्जी, मन होता है। मन बोला था कि हम अपना मर्जी से दिमाग में न बैठाना चाहते हैं, तो वही विस्मृति है। ग्रहण किए गए तथ्य को धारण न करना विस्मृति कहलाता है। मन बोलता है विस्मृति की क्रिया के द्वारा हम अपने दुख देने वाले अनुभव को स्मृति से निकाल देता है। दुख देने वाला जो भी अनुभव होता है उसको दिमाग से निकाल देते हैं, और दुख जो भी देता है उसको दिमाग से निकाल देते हैं, उसे विस्मृति कहते हैं। और दुख देने वालों को फ्राई करके खा जाना चाहिए। तेल में छान के भगवान का करता है, दुख देने वालों को फ्राइड करता है, तेल में छान खा जाता है। ये फ्राइड बोलता है, फ्राइड। कुत्ता किसके प्रयोग में प्रयोग करता था, मतलब कुत्ता का प्रयोग कौन किया था? तो थॉर्नडाइक का बिल्ली है, थॉर्नडाइक का बिल्ली है, तो मैं पावलव का कुत्ता हूँ। तो कोहलर का चिंपैंजी है, मैं स्किनर का चूहा हूँ। कहने का मतलब है प से पावलव, प से पालतू। ये पालतू कौन होता है? कुत्ता। यही है कुत्ता का प्रयोग, पावलव नहीं कहता। थॉर्नडाइक बिल्ली पर किया था, बिल्ली पर। कोहलर चिंपैंजी पर, कोहलर चिंपैंजी। स्किनर वाला चीज चूहा पर। बाल्यावस्था जो है ना, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल होता है, ऐसा रॉस बोला था। रॉस बोला था कि बाल्यावस्था जो है मिथ्यावस्था, मिथ्या मतलब झूठ बोलना है ना, बहुत झूठ बोलता है, इसलिए मिथ्या परिपक्वता का काल होता है बाल्यावस्था, ऐसा रॉस बोलता है। क्योंकि बाल्यावस्था में मिथ्या में मिट्टी खा जाता है, मिट्टी खा लेता है तो झूठ बोलता है। झूठ बोलेगा तो कोई भी बाल्यावस्था में रुक जाता है मम्मी लोग, इसलिए रॉस होगा, रॉस। अब बाल्यावस्था ठीक है, बाल्यावस्था ही, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल होता है, रॉस बोलता है। लेकिन यही किशोरावस्था रहेगा तो किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल होता है। कस किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। कील पैट्रिक बोलता है। ऐसे देखते हैं किशोरावस्था में आदमी लोग कील लेकर के ठोके चलता सगरों। कील पैट्रिक हो गया। किशोरावस्था में क्या करता है, कठिन होता है तो कील लेकर के ठोके चलता है सगरों, कील पैट्रिक हो गया किशोरावस्था। तो जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है, ऐसा बात बोला कील पैट्रिक। शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था जो इनफैंसी स्टेज होता है, इनफैंसी स्टेज, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था को बोलते हैं चाइल्डहुड। किशोरावस्था को बोलते हैं एडोलसेंस, 12 से 18 वर्ष। शैशवावस्था जो होता है जन्म से लेकर 2 बरस तक, जन्म से 2 बरस तक होता है शैशवावस्था। और किशोरावस्था होता है 12 से 18 वर्ष। शैशवावस्था में क्या होता है ना कि जन्म से लेकर 2 बरस होता है, इसके बीच में शरीर का वृद्धि तेज होता है, शरीर की वृद्धि तेज होने लगता है और संवेग का प्रदर्शन करता है। संवेग मतलब कि भूख लगेगा, प्यास लगेगा तो रोने लगेगा। यही भूख प्यास जो है संवेग है, संवेग का प्रदर्शन करता है, रो करके दूसरों पर निर्भर करता है। भूख लगेगा तो दूसरा पर निर्भर करता है, खाना खाएगा, मिलेगा तो खाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएगा। इसलिए दूसरों पर निर्भर करता है, स्वप्रेम करता है। स्वप्रेम मतलब अपने आप पर निर्भर रहता है, स्वप्रेम। मम्मी पापा का तमाचा भी मर सकता है,
इसलिए स्व प्रेम करता है, अपने आप में हंसता है। तो शैशव का देखें, जन्म से 2 वर्ष शारीरिक वृद्धि तेज होता है, संवेग का प्रदर्शन करता है, दूसरों पर निर्भर करता है, स्व प्रेम करता है। तब बाल्यावस्था आते हैं। तो बाल्यावस्था में जैसे लेंगे चाइल्डहुड कहते हैं, सामाजिक विकास होने लगता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास नहीं होता, लेकिन हाँ होने लगता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, इसमें स्व प्रेम था, इसमें किसको मार रहे नहीं मार रहे, माता पिता का मार रहे पता न चलता था, किसी को मार देता था, स्व प्रेम। इसमें नैतिक विकास होने लगता है, समझने लगता है किसको मारना नहीं मारने से। नैतिक विकास समूह में टोली की आयु कहते हैं। समूह में रहने लगता है बच्चा, क्रिकेट खेलने लगता है तो समूह में रहने लगता है, जिस कारण टोली की आयु कहते हैं। बाल्यावस्था को टोली की आयु कहते हैं। क्यों? क्योंकि समूह में रहता है। तब संग्रहण की प्रवृत्ति होता है, संग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है। जब संग्रहण होने लगता है, कोई चीज़ का संग्रहण करने लगता है, जैसे एली हम लोग खेलते थे तो एली को सजा कर घर रखते थे, तो संग्रहण की प्रवृत्ति। जिज्ञासा की तीव्रता, कोई भी जिज्ञासा उन्हें जानने की इच्छा रखने लगता है, वो कैसे हुआ था, काहे हुआ था, ऐसा सवाल करने लगता है। सवाल करता तो जिज्ञासा तो जानने के। तो सामाजिक विकास, नैतिक विकास, समूह टोली का आयु, संग्रहण की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की तीव्रता, ये बाल्यावस्था में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था, जिसको टोली की आयुवस्था भी बोलते हैं, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो बाल्यावस्था में तो ये नहीं पूछा है, लेकिन बाल्यावस्था में सामूहिक की प्रवृत्ति, समूह में रहता है, अभिवृद्धि में स्थिर होता है, अभिवृद्धि में स्थिरता रखता है, सही बात है, वृद्धि करने के लिए स्थिरता रखता है। समूह और खेलों में सहभागिता होता है, समूह में रहता है, खेल में भी भाग लेने लगता है। और जिज्ञासा की तीव्रता रखता है, ये कह रहा है कि जिज्ञासा की कमी रखता है, गलत है, यही आंसर होगा। बाल्यावस्था भी 2 भाग में बढ़ जाता है। बाल्यावस्था में जो बोल रहे थे टोली की अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था को ही कहते हैं, टोली या दल की अवस्था कहते हैं। तो बाल्यावस्था 2 भाग में बढ़ जाता है, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था। जब प्रारंभिक आता है तो 3 से 6 वर्ष, 3 से 6, और 6 से 11 चलता है उत्तर बाल्यावस्था। 3 से 6 3 का अंतर है, फिर 6 से 11, 6 से 11 चलता है उत्तर बाल्यावस्था। जब 3 से 6 चलता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें वृद्धि स्थिर होता है, स्थिर वृद्धि होता है, न ज़्यादा कमी न ज़्यादा तेज़ी से। शैशवावस्था में तो वृद्धि तेज़ी से हो रहा था, लेकिन बाल्यावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि थोड़ा स्थिर रहता, न ज़्यादा न कम। ये आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित होता है ना, और आत्म केंद्रित हो जाता है। इसमें वृद्धि स्थिर होता है, इसमें वृद्धि धीमा होता है। आत्म केंद्रित होता है, सामाजिकृत होता है, समाज के अनुसार चलता है, सामाजिकृत। इसमें आत्म केंद्रित अपने आप में चलता है, कोई कुछ भी कहे कोई मतलब नहीं है, ये समाज के अनुसार चलता है, सामाजिकृत। भाषा का संवेदनशील चरण होता है, भाषा को समझने लगता है ना, किसी को सुन लेगा गाली गलौज तो उसी के अनुसार गाली दे देगा, तो भाषा को संवेदनशील चरण होता है। इसमें मूर्त चिंतन होता है, मूर्त चिंतन होने लगता है, और दल टोली की अवस्था हो जाता है। खेलों की आयु कहते हैं, टोली दल बनाया तो खेल वगैरह, खेले की आयु कहते हैं। ये खिलौने की आयु कहते हैं, इसमें खिलौना लेकर खेलता है, इसमें खेल में खेलता है। तो वृद्धि स्थिर, आत्म केंद्रित, भाषा का संवेदनशील चरण, खिलौना की आयु, ये खेलों की आयु। वृद्धि धीमी होता है, वृद्धि स्थिर धीमी होता है, आत्म केंद्रित, सामाजिकृत होता है, भाषा का संवेदनशील चरण होता है, मूर्त चिंतन होता है, दल और टोली की अवस्था पर रहता है, इसलिए खेलों का आयु कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 11 चलता है, 12 भी लिख सकते हैं, 6 से 11 12। उत्तर बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास के लिए, दिमाग के विकास के लिए विशेषता नहीं है। तो 6 से 12 वर्ष में बाल्यावस्था के दौरान, उत्तर बाल्यावस्था के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बौद्धिक विकास उस समय विज्ञान कथा से उच्च रुचि, विज्ञान की कहानी सुन करके उच्च रुचि रखता है, ये तो सही है, जिज्ञासा जानने नहीं लगता है लोग और क्या होना चाहिए आगे, इसलिए विज्ञान कथा में उच्च रुचि रखता है। तार्किक शक्ति में वृद्धि होता है, तार्किक शक्ति में सोचने समझने में वृद्धि हो जाता है, सही बात है। काल्पनिक आशंकाओं का अंत कर देता है। काल्पनिक आशंका मतलब का,
बच्चा को प्रारंभिक अवस्था काल में भैंस उड़ी, बंदर बोलता है, शेर लोमड़ी बोलता है, ये सब कहानी सुने होंगे। लेकिन जहीं उत्तर वाला अवस्था में आता है तो जान जाता है कि लोमड़ी नहीं बोलता है। ये काल्पनिक आशंकाओं का अंत कर देता है ना। आजीविका की संचालन योजना यही सही है, यही नहीं है। आजीविका मतलब क्या, उसको दिमाग नहीं रहता कि बच्चा होगा तो कैसे खाना खिलाएंगे, उसको नहीं खिलाएंगे, ये सब दिमाग नहीं रहता। अपना ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन गलत है कौन सही है, ये फैसला नहीं ले पाता, इसलिए आजीविका का संचालन नहीं कर पाता है। यही है, विशेषता नहीं है। टोली अवस्था खाली जगह की आयु वर्ग से संबंधित है और विलंबित विकास से संबंधित है। विलंबित विकास माने वही उत्तर बाल्यावस्था या टोली अवस्था क्या हो गया। तो उत्तर बाल्यावस्था या टोली अवस्था, जब बाल्यावस्था को बोलते हैं टोली अवस्था, जो विलंबित विकास से संबंधित आता है, वो बचपन में आता है 6 से 11। तो 6 से 11, 3 से 6 नहीं आएगा, 6 से 11 8-10 के बरस में आ जाएगा। 6 से 11 8-10 इसमें आ जाएगा, 8-10 वाला सही है। और विलंबित विकास जो है सामाजिकरण से संबंधित है। टोली अवस्था 6 से 11 से आता है, 6 से 11 इसमें तो 8 से 10 मानिए, उसी के बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा 8 से 10 वर्ष। अब विलंबित विकास संबंधित किससे है, तो विलंबित विकास हो गया सामाजिकरण से हो गया। किशोरावस्था जो होता है, किशोरावस्था जब 12 से 18 चलता है। शैशवावस्था देख लिए, बाल्यावस्था देख लिए, बाल्यावस्था में 2 भाग में बढ़ गया, वो भी देख लिए। अब किशोरावस्था देखते हैं 12 से 18। 0 से 2 शैशवावस्था, 3 से 6 प्रारंभिक बाल्यावस्था, 6 से 11 उत्तर बाल्यावस्था, फिर 12 से 18 किशोरावस्था। इसमें सबसे टेंशन वाली चीज़ होता है किशोरावस्था। जब 12 से 18 चलता है टेंशन वाली चीज़ है, इसलिए किशोरावस्था जो है तनाव इसमें ज़्यादा रहता है, दबाव का अवस्था, इसलिए टेंशन होता है, तनाव दबाव का अवसर रहता है। तनाव दबाव, हार्मोन संबंधी परिवर्तन था, हार्मोन अब बोझदारी आने लगता है। अमूर्त चिंता मतलब कि जो चिंता है उसको बारे में भी सोचने लगता है ना। अमूर्त चिंतन करने लगता है। वीर पूजा की भावना आ जाता है कि हमारा देश शक्ति महान है फिर भी बेईमान है, वीर पूजा की भावना आ जाता है। परिवार से ज़्यादा दोस्तों को वरीयता देखता है। जैसे लड़की की फोटो अगर सबसे ज़्यादा परिवार से ज़्यादा दोस्त को फोटो देखागा, इसलिए परिवार से ज़्यादा दोस्तों को वरीयता देगा, वैल्यू देगा। ईश्वर धर्म में रुचि आने लगता है। ईश्वर हमारा अम्बेडकर है, धर्म हमारा बौद्ध है ना। ईश्वर धर्म में रुचि लेने लगता है। व्यस्तता की पहल होता है, व्यस्तता मतलब नौजवान होने की पहल होता है। तनाव दबाव की अवस्था, हार्मोन संबंधी अमूर्त चिंतन, वीर पूजा, परिवार से ज़्यादा दोस्तों को वरीयता, ईश्वर धर्म में रुचि, व्यस्तता की पहल होता है। यही किशोरावस्था जब 12 से 18 वर्ष आता है। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण के पिताजी टॉरेंस थे, टॉरेंस और परीक्षण भी किया था टॉरेंस ने। अच्छा, सृजनात्मक में क्या होता है, कोई भी चीज़ दुनिया अगर जैसे कर रहा है, कोई आदमी अलग प्रकार से करना, मैं नए तरीका से करना, उसे कहते हैं सृजनात्मक, है ना। कोई नया तरीका खोज करके अलग अंदाज में ही करना ही कहलाता है सृजनात्मक, माने क्रिएटिविटी बोलते हैं इसमें। वही होगी सृजनात्मक चिंतन परीक्षण टॉरेंस ने किया था। यही टॉरेंस पिता भी है। पूछेगा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण कौन किया था, टॉरेंस ने। वही सृजनात्मक के पिता कौन होता है, टॉरेंस। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण कितने तरीका से, शाब्दिक 2 तरीका से होता है। शाब्दिक बोलकर का शाब्दिक संकेत के द्वारा। तो सृजनात्मक के भी 4 मुख्य तत्व होता है। तो सृजनात्मक के 4 मुख्य तत्व कौन कौन है, ऐसा टॉरेंस ने बोला था, बाप होकर बोलता है हम सृजनात्मक के पिता हैं। और सृजनात्मक के पिता होने के कारण 4 मुख्य तत्व बताता है। तो टॉरेंस ने सृजनात्मक के 4 मुख्य तत्व बताया कौन कौन, प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता में नयापन,
विस्तार विस्तार। प्रवाह मैंने कोई चीज को तेजी से बोल करके समझाना। लचीलापन मतलब कि संविधान की तरह न ज्यादा खराब न ज्यादा अच्छा, समय के अनुसार चेंज कर सकता है शब्द को लिख करके। मौलिकता मैंने नयापन लाना। विस्तारण विस्तारण उसको विस्तार से बताना। इस प्रकार सवाल पूछेगा कि मौलिकता है, लचीलापन है, प्रवाह है, एक और है सृजनात्मक, सॉरी मौलिकता, लचीलापन, प्रवाह है ना, निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो मौलिकता, लचीलापन, प्रवाह से सृजनात्मक के 4 गो तत्व है, ओकरा में से 3 के नाम देवल है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है सृजनात्मक के तत्वों के संबंध में सही है? तो सृजनात्मक तत्व के 4 गो तत्व है। ऐसा टॉरस ने बताया। टॉरस ने बताया था प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण। प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण, यही है। टॉरस ने मुख्य 4 गो तत्व बताया था, जो बाप भी है, सृजनात्मक के बाप भी है। निम्न में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक सोच को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? सृजनात्मक सोच को अच्छे ढंग से बताने का मतलब कि सृजनात्मक मतलब होता है नए तरीका से, भिन्न तरीका से, माने कोई बात को बनाकर बताना। तो क्या आप इसका तो बता सकते हैं नए तरीका से छोड़ने हैं, जो आप जानता है उसी ने तो दिया। इसे कितने भिन्न तरीका से हल कर सकते हो? सही बात है। तो भिन्न तरीका से हल कर रहा है, अलग अलग तरीका से, नया नया तरीका से हल कर रहा है, तो जाहिर सी बात यही आंसर होगा। इसे कौन बता सकता है? तो नया तरीका नहीं हुआ, वो सही उत्तर बताया, ये भी नया तरीका नहीं हुआ। सृजनात्मक की पहचान के लिए सृजनात्मक चिंतन के जो परीक्षण दिया था टॉरस ने। टॉरस 2 शब्दों में, 2 भाग में बटला था, शाब्दिक अशाब्दिक। शाब्दिक का शब्द, वही सृजनात्मक चिंतन परीक्षण के रूपरेखा किसने तैयार किया था? टॉरस ने। टॉरस। उधर हम लोग सृजनात्मक टॉरस के बारे में देखे। अब देखते हैं ग्राहम वालेस के अनुसार। ग्राहम वालेस ने बताया था ये भी सृजनात्मक के 4 मुख्य तत्व, 4 मुख्य क्रमिक चरण बताया। तो क्रमिक लगातार 4 मुख्य क्रमिक चरण बताया को ग्राहम वालेस ने। तो क्रम के अनुसार बताएगा तो तैयारी होता है कुछ चीज का। सृजनात्मक मतलब कि नया तरीका से बताना है, तो सबसे पहले उसको तैयारी करना होगा। तैयारी हो जाएगा तब उद्भव होगा, उद्भव हो जाएगा, उद्भव के बाद प्रकाशन, प्रदीप्त होगा, प्रकाशन या प्रदीप्ति होगा, प्रकाशन प्रदीप्ति के बाद सत्यापन होगा। जीवेल माने ग्राहम बेल के अनुसार सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया का पहला चरण कौन है? सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया का पहला चरण में आता है तैयारी करना। पहले तैयारी करना होता है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो सृजनात्मक प्रक्रिया ग्राहम बेल ने बताया था क्रम से तैयारी करना, तैयारी के बाद उद्भव के बाद प्रदीप्त फिर सत्यापन करना। तैयारी, उद्भव, प्रदीप्त, सत्यापन। इसमें उद्भव ये है, तैयारी करना, प्रदीप्तन है ये, प्रदीपन है ये, अभिप्रेरण नहीं, यही नहीं है आंसर, यही सही होगा। ग्राहम बेल ने सृजनात्मक के 4 चरण बताया था। जीव बेल या ग्राहम बेल, वो तैयारी करना, तैयारी को समस्या को समझना है और समझ कर उस जो चीज की तैयारी कर रहे हैं उस समस्या को समझो, समझ करके उससे जुड़े आंकड़ा जो होता है वो एकत्रित करो, जमा करो, तब जाकर तैयारी करो। फिर उद्भव मतलब कहा है, कोई आदमी क्या कहता है कि जाओ तुमको हम ना याद करेंगे, फिर भी तैयारी याद करे रहता है, वही है। असंगत सूचनाओं पर ध्यान न देना, ध्यान दे रहा है लेकिन ध्यान न देते हुए भी ध्यान देता है। असंगत सूचनाओं पर ध्यान न देना उद्भव कहलाता है। प्रदीप्त, कोई भी चीज न सोच रहे एक दिमाग में आगे ये चीज करना चाहिए। अचानक कोई भी विचार दिमाग में आता है उसे कहते हैं प्रदीप्ति। अचानक सूझ आती है। सत्यापन माने अंत में उसको वेरिफिकेशन करते हैं, सही है गलत कर रहे हैं,
उससे सत्यापन है। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति सृजनात्मक समस्या का समाधान में क्या करता है व्यक्ति, असंगत सूचनाओं पर ध्यान देता है। असंगत सूचना पर ध्यान नहीं देता उद्भव कहलाता है। उद्भव सृजनात्मक को बढ़ाने वाला तकनीका कौन कौन है? तो सृजनात्मक को बढ़ाने वाले तकनीकी में मस्तिष्क उद्दोलन विधि आता है। मस्तिष्क उद्दोलन विधि में आता है कि सृजनात्मक को बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है, मैंने नए तरीका से खोजने का तरीका बढ़ाता है। मस्तिष्क को उद्दोलन मस्तिष्क को उद्दोलन विधि ऑसबोर्न ने बताया। ऑसबोर्न में जन्म लेता है तो पहले मस्तिष्क बनता है, वही मस्तिष्क उद्दोलन विधि में ऑसबोर्न होता है। मस्तिष्क उद्दोलन विधि में होता ना है कि बच्चा को छूट दे दिया जाता है, तू ये बुझाकर तू बोलो, सही बोलो या गलत बोले कि बोलो। इससे बच्चा क्या करेगा, अपने तरीका से नए तरीका से बना कर बोलेगा। 2 दूनी 5 होता है, 3 दूनी 10 होता है, ऐसे बोलेगा। वही है कि अब मस्तिष्क उद्दोलन विधि को ऑसबोर्न ने दिया था। शिक्षण के लिए बात हो रहा है। मस्तिष्क उद्दोलन विधि ऑसबोर्न ने दिया था। ऑसबोर्न ने इसमें मस्तिष्क उद्दोलन विधि जो सृजनात्मक से जुड़ता है, सृजनात्मक से जुड़ा हुआ है, वही सृजनात्मक को बढ़ाने का टेक्निकल है मस्तिष्क उद्दोलन विधि। इसका प्रयोग निम्न से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो सृजनात्मकता को सुधारने के लिए किया जाता है। निम्न से कौन सी विधि जो है सृजनात्मक जो बालक होता है, नए तरीका से खोजने वाला जो बालक है, वो बालक के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि मस्तिष्क उद्दोलन विधि जो ऑसबोर्न ने दिया था, यही ब्रेन स्टॉर्मिंग कहिए मस्तिष्क उद्दोलन विधि से सृजनात्मक बालक को शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है तो प्रभाविता तो यह है जो बहुत तेजी से बोलता है, फ्लुएंसी। मौलिकता भी है जो नए चीज़ को करके दिखाता है, मौलिकता लचीलापन नहीं है। मित्र व्याप्ता नहीं है। एगो जेपी गिलफोर्ड होता है। गिलफोर्ड बेचारा गीला हो जाता है। जब गीला हो जाता है जेपी गिलफोर्ड गीला तो सृजनात्मक के ये बताते हैं गीला होकर के गिलफोर्ड कि गीला हो गया तो क्या करे, कोई संबंध रखेगा तब न सटेगा। तो सृजनात्मक का सीधा संबंध आप सारे चिंतन से है। डाइवर्जेंट थिंकिंग आप सारे चिंतन से होता है। पूछेगा सृजनात्मकता जानते हैं तो हाँ, इस सृजनात्मकता का संबंध किससे है? तो आप सारे चिंतन से है, गिलफोर्ड बोलता है। तथा बुद्धि का संबंध अभिसारी से चिंतन से होता है। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से, अब बुद्धि का संबंध अब यप है या अभी अभिसारी चिंतन से। सृजनात्मकता अपसारी, बुद्धि अभिसारी। ऐसे बाबा में भाव आता है तो भाव अभी। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? तो अपसारी है। तो वही कह रहा है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से है। डाइवर्जेंट थिंकिंग। यही का बुद्धि का संबंध अभिसारी से है। ये दोनों बात कौन बोला? गिलफोर्ड जेपी गिलफोर्ड बोला था। देखिए सृजनात्मकता की परिभाषा कौन कौन क्या दिया है। सृजनात्मकता जो है ना, सृजनात्मकता ये मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मौलिक माने नया चीज़ को कौन देता है? तो नए चीज़ को रोज आने का नया चीज़ टटराइत रहेगा कि मौलिक परिणाम का टटराया वाला चीज़ होता है क्रो एंड क्रो। कोई भी नया चीज़ निकालने के लिए क्या करता है? टर करता है, तब जाके टर करता है तो क्रो एंड क्रो करते जाता है, तब जाकर नया चीज़ निकलता है, मौलिक परिणाम निकलता है। सृजनात्मकता जो है मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादों में अनिवार्य रूप से होता है। नवीन रचना, नया रचना करना, नया उत्पादन करना, ऐसा अनिवार्य रूप से करते कौन?
ड्राइवर, ड्राइवर जो था ड्राइवर, ड्राइवर ने नवीन रचना और उत्पादन में अनिवार्य रूप से कर दिया ड्राइवर, ताकि गाड़ी से धक्का न लगे। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों के अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो मौलिक परिणाम आ गया तो जाहिर सी बात है करो एंड करो, करो एंड करो। भारत में प्रचलित सबसे मान सृजनात्मक परीक्षण कौन है? तो भारत में प्रचलित जो है सबसे मान सृजनात्मक परीक्षण में आता है। सृजनात्मक परीक्षण है जो भारत में सबसे प्रचलित सबसे मान कौन है, कौन सा ऐसा सृजनात्मक है जो भारत में सबसे प्रचलित है? वो बाकर मेहदी सृजनात्मक परीक्षण। बाकर मेहदी जो सृजनात्मक परीक्षण है यही भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, बाकर मेहदी। तो भारत में प्रचलित सबसे मान सृजनात्मक परीक्षण में बाकर मेहदी आता है। 4 गो शाब्दिक और 3 गो अशाब्दिक परीक्षण भी है भारत में। 4 गो शाब्दिक है और 4 में से अगर 3 गो अशाब्दिक परीक्षण भी आता है भारत में।